We called up families, we called up friends. They said, we are alive, we are alive. Because the news had already been flashed on the front page of every newspaper, morning paper, saying the biggest tragedy in the history of cinema. उसके बाद संजय खान की एंट्री हुई and the man really fought like a tiger. I mean, to get over the mental trauma, to get over the physical trauma, the wounds, and actually present himself as Tipu Sultan with the sword on a horse. The first film of Vinod Khanna after he came back from the Osho ashram. और मुझे याद है कि जो एडवांस बुकिंग का लाइन था वो अप्सरा से लेके मराठा मंदिर तक था on the first day on Monday. And that's quite a distance. Filmmaker जिसके बारे में वो बात कर रहे थे, मैंने बोला था रणबीर को मत कर, सुना नहीं रणबीर को बोला था उसको, सुना नहीं होगा, ये फिल्म नहीं चलेगी. He was very jovial, he was very nice. And जब भी मैं जाता था उनके पास, आनंद तुमको तो पता ही है कि मेरा बाटा रेट है 35 लाख. मैं 35 लाख चार्ज करता हूँ, एक दिन हो या 15 दिन हो या 20 दिन हो या पूरी. फ्लैट फी था बाटा रेट, ही यूज्ड टू कॉल इट बाटा रेट. क्या प्रॉब्लम है आज की टेलीविजन से? देयर इज नो टेलीविजन. आपकी राय ऑन एकता कपूर? Ekta stormed into television, but I think some way she got carried away with the success and स्त्री 2 कैसे लगी आपको? बहुत बुरा, मतलब बहुत जोर से लगी. बहुत सारे लोगों को मैंने पूछा जब वो जाके देख के आए, और सभी ने कहा यार हमें तो अच्छी नहीं लगी. मैं तो बीच में उठ के जाने वाला था क्योंकि वो बैठे थे या बैठी थी साथ में, हमने देखा. ओपनली कहा है कि लापता लेडीज इज वेरी सिमिलर टू योर फिल्म घूंघट के पट खोल. वेरी सिमिलर टू योर फिल्म कि कॉपीड योर फिल्म? व्हाट डू यू फील? क्या लापता लेडीज घूंघट के पट खोल को कॉपी किया है कि नहीं, हाँ या ना? See, up to a point, it's the same film. Would you have expected Aamir Khan to call you? No. Why? They're too powerful. They're too big. I'm non-existent for them. Films like My Ghat, when I make films like Bittersweet, when I make films like Storyteller, which genuinely on merit qualify to be seriously considered as an Indian entry for the Oscars. It's not because I made it, because I made it and designed it that way, because that is where the global jury will take notice. It was designed for that. Every time I'm it was very good. The whole jury voted, but then there was that one vote, or then there was that one phone call, or then there was that one person. What do you do? आप मुझे कहते हो कि नेशनल अवार्ड में भी आप जैसे लोग, जो आप जैसे फिल्म मेकर्स हैं, उनको हटा दिया जाता है. I would like to believe that. In fact, every time something goes wrong with the national award, I get hurt because that is the only award that I really look up to. क्या लापता लेडीज को जायज है to go for the Oscars representing India? Normally my films get selected in festivals abroad. When I go out there, I literally have to beg the foreigners because they're all foreign people over there. कि रात को मेरे दरवाजे पे किसी ने घंटी बजाई, माधवन साहब अंदर आए, बैठे, आपके साथ कुछ बात करनी है. हाँ बोलिए. वो क्या है कि मणिरत्नम साहब ने सीरियल देखा था और वो मुझे एज अ हीरो ब्रेक देना चाहते हैं अलैपायदे में, इट्स अ फिल्म इज मेकिंग. तो मैं दोनों तो नहीं कर सकता, और उनका शर्त ये है कि मैं सीरीज और टेलीविज़न सब छोड़ दूँ और सिर्फ फिल्म करूँ. आजकल किसी भी एक्टर से बोलते नहीं, दिस इज अ लूजर्स रोल, मैं नहीं करूँगा, लेकिन उसने किया. गट्स था उस बंदे में. एक दिन नसीर साहब ने मुझसे आके कहा कि अनंत मैंने तुम्हारी फिल्म देखी, मज़ा आ गया. तो मुझे लगा कि वो गौर अली दास्तान के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि दैट वाज द फिल्म आई वाज प्राउड अबाउट दोस डेज. सर आपने कहाँ देखी? अभी रिलीज़ हो रही है. रिलीज़ नहीं तुमने बनाया ना हिमेश के साथ. एक्सपोजे उनको पसंद आई. क्या आपने सच्चे दिल से एक्सपोजे किया क्योंकि आप पैसे की वजह से, क्योंकि आपको मालूम है यहाँ पे एक ऐसा परफॉर्मर है जिसको एक्टिंग के बारे में लोग कहते नहीं आती? जब मीडिया शाहिद को रन डाउन कर रही थी, स्पेशली इन द शाहरुख खान सिनारियो, डिड यू फील कि शाहिद का भी जो कॉन्फिडेंस था वो टूट रहा था उस वक्त, क्योंकि उस वक्त वो बहुत यंग थे? Yeah, I swear, and I have sworn by a lot of people who have approached me also, I will never do a remake. It was the biggest mistake of my life. नमस्कार, मेरा नाम अनंत नारायण महादेवन है और
फिल्म इंडस्ट्री में मैं 45 इयर्स 45 साल फिल्म इंडस्ट्री में आप लोगों ने मुझे सराहा, आप लोगों ने मुझे प्यार दिया, और उन सालों में क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, क्या क्या होना चाहिए था, लेकिन क्या क्या हुआ, इस सब के बारे में मैंने सिद्धार्थ कनन के साथ बहुत ही दिलचस्प बातें की हैं, और मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा. सब्सक्राइब नाउ टू सिद्धार्थ कनन्स यूट्यूब चैनल. नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर, डायरेक्टर, जिनको मैं प्यार से अण्णा बोलता हूँ, 45 years of Ananth Mahadevan. அண்ணா ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்க வந்திருக்கீங்க. எனக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம் சார். உங்க கூட பேச்சுவார்த்தைக்கு ரொம்ப நல்லா. I think we're going to enjoy ourselves, so let's see. You know, for me, मेरे पॉडकास्ट जो है एक स्पिरिचुअल ग्रोथ होता है. आप जैसे दिग्गजों को सुनकर जो अच्छे इंसान होते हैं और इतने सारे एक्सपीरियंसेस लेकर आते हैं. 45 years. माने मैं समझता हूँ कि फ्लैशबैक पूछूं तो आप 2 घंटा निकाल सकते हो, बट क्या आ रहा है, मेमोरीज क्या आ रही है इस वक्त आपके जहन में? व्हाट आर द थॉट्स कमिंग इन? डिसबिलीफ ऑफ अदर पीपल. लोगों को मेरे ऊपर भरोसा नहीं था. जब मैं पहली बार गया, किसी से कहा कि मैं फिल्मों में काम करना चाहता हूँ एज एन एक्टर, तो उनके चेहरे से पता लगा कि वो हंस रहे थे मुझ पर. तो मुझे समझ में आया कि ये एक चैलेंज है, इसको एक्सेप्ट करना होगा. और अगर मुझे कॉन्फिडेंस है अपने आप में, मुझे एक तरह की सिंसियरिटी और ऑनेस्टी है मुझ में, तो ये बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी. हाउ बैडली डू आई वॉन्ट इट? एम आई जस्ट डूइंग इट फॉर द हेक ऑफ इट? नो, इट कैनॉट बी. बिकॉज एक चीज़ जब मैं पीछे देखता हूँ, स्कूल डेज एंड कॉलेज डेज, the leaning was towards the sciences, not towards the arts. स्पेशली उस वक्त पर कि या तो मैं रिसर्च साइंटिस्ट बनना चाहता था, या एक ऑफ कोर्स द मेडिकल लाइन, एंड like our parents, our orthodox families want us to do. So the leaning was always towards the sciences, and I graduated in physics, chemistry and biology, so I'm a science graduate. लेकिन मैं देख रहा था कि बिहाइंड द सीन, और एक तरह से सबकॉन्शियसली मैं क्या कर रहा था स्कूल और कॉलेज में. हर साल पेरेंट्स डे पे एक नाटक होता था, और उस नाटक में मैं हिस्सा लेता था. सो आई एंडेड अप डूइंग वर्चुअली 11 plays बिफोर आई लेफ्ट स्कूल. So that is much more than what a professional actor would do in his young age. Although it wasn't a professional stage performance, it was a स्टेज, इट वॉज स्कूल स्टेज. और फिर कॉलेज में आके तो इंटर कॉलेजिएट और इंटर, वहाँ एक 3-4 साल, और तो 15 प्लेस में मैंने क्यों काम किया? क्योंकि मैं चाहता था, दैट द अर्ज वॉज देयर, यू नो. सो सडनली आई रियलाइज दैट द होल बिजनेस ऑफ परफॉर्मिंग वॉज द साइंस ऑफ द आर्ट्स. साइंस ऑफ द आर्ट्स, you know. So how do you apply science to the arts, a scientific approach to the arts, you know, very systematic thing? That is where science helped me, and that is how I think the arts जो मेरे अंदर डेवलप हुआ, वो बहुत ही साइंटिफिकली डेवलप हुआ. और एक तरीके से जो मैं करना चाहता हूँ और जो मैं कर रहा था, सब कुछ नहीं लेकिन मोस्ट ऑफ इट, कि एक साइंटिफिक अप्रोच था उसमें, और एक सिस्टमैटिक अप्रोच था. सो दैट्स व्हाट, इफ यू आस्क मी, द क्रक्स ऑफ 45 years was this, you know, fighting against a system that didn't believe in you, fighting against a system that did not want your kind of approach to the arts, and trying to convince people. What एक चीज़ था कि I never went to a film school. I went to films, like Tarantino says, you know. I went to all the cinema all over the world, the masterpieces from Europe, the masterpieces from Asia, the masterpieces from the US and other continents. Or I realized this, that when I was watching the silent cinema of the 1930s and the 1940s, और कब 80s में बैठ के, यहाँ 80s 90s में, मैं ये सोच रहा था कि हम जो बना रहे हैं वो सिनेमा है ही नहीं.
मतलब जो लैंग्वेज, जो भाषा हम जिस तरीके से बात कर रहे हैं, सिनेमा की भाषा है ही नहीं, वो कुछ और है, और जो मास्टर्स ने किया है वो कुछ और है. सो मुझे लगा कि वी आर लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द रियल लैंग्वेज ऑफ सिनेमा. So that is what sort of got ingrained in me. My very venerable boss from Bombay Publicity, the advertising agency where I worked, VP Sati, who was Raj Kapoor's right-hand man, along with K. Abbas, he forced me to join the Prabhat Chitra Mandal, which was one of the prime film societies of those days. Sudhir Nandgaonkar headed it. And I saw all the films that no school will ever show you or teach you. The prince came from FTII. On Wednesdays, we were at the Tarabai Memorial Hall in Marine Lines watching films in the evening. On Sunday mornings at 9:30 a.m. at New Talkies in Bandra. And I fed myself on cinema that was meant to be cinema, on real cinema. So that was the schooling I had. I sort of schooled myself in that kind of cinema. So that, along with working with some great people, some great names like M.S. Satyu, Rishikesh Mukherjee, Basu Chatterjee, Gulzar, and Sai Paranjpe, who I consider my godmother. She gave me my break. Yash Chopra, B.R. Chopra, all of them put together, watching them work. That was the institution I went to and schooled myself. So that in a nutshell made me, if I'm sitting in front of you and you consider me worthy of being interviewed, I think that was what really helped me to grow. फिर टीवी में एंट्री कैसे हुई? उन दिनों में एक नया मीडियम, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ गया और हमने नए मीडियम्स डिस्कवर किए बाद में, उस वक्त there was just radio, and of course there was theatre and there was cinema, the big screen. और एक बार साई परांजपे ने मुझे बुलाया when I was doing theatre and she said कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग मीडियम आने वाला है और उसके लिए आप तैयार रहो. मैंने कहा क्या? नहीं, तुमने देखा होगा, you keep watching छाया गीत, you keep watching फूल खिले हैं गुलशन गुलशन बाय तबस्सुम, you watch the Sunday film or the Saturday regional film. लेकिन अब the government is going to actually sponsor commercial television in India. This was somewhere around 82-83, after the Asian Games, when color television was introduced in India. And suddenly there was a glut of color televisions and the government did not know what to do with them. They said, let's introduce sponsored programs, a la Mexico, a la USA and all the rest of the world. So, बहुत सारे फिल्म मेकर्स जो थे उन्हें बुलाया गया टेलीविज़न करने के लिए. अब फिल्म मेकर्स जो हैं उनको 20 मिनट में एक कहानी बताना थोड़ी सी मुश्किल होती है, क्योंकि वो 2 घंटे 3 घंटे में कहानियाँ बताते हैं. तो इट वॉज़ वेरी इंटरेस्टिंग जब आप देखते हैं कि बासु चैटर्जी या गुलजार या ऋषिकेश मुखर्जी या राजश्री वालिया, यश चोपड़ा या ऋषिकेश मुखर्जी, ये सब दिग्गज, साई परांजपे, M.S. Satyu, they were grappling with the medium of television कि हम कैसे 20 मिनट में या 23 मिनट में एक एपिसोड के अंदर एक कहानी सुनाएं. और उनका सिनेमैटिक अप्रोच जो था वो कम नहीं हुआ, लेकिन उनका जो इनोवेटिव अप्रोच वो बढ़ गया और दे अडेप्टेड टू द मीडियम ऑफ टेलीविजन. सो 83 से लेके अब तक फॉर्चुनेटली मैं अभी भी जिसको हम बहुत ही एक वाहियात शब्द यूज़ करते हैं, OTT, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता. OTT का मतलब है ओवर द टॉप, एंड आई हेट ओवर द टॉप, आई लाइक सटलिटी. तो मैं उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म्स कहूँगा, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स कहूँगा. स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स में भी अब अवरोध है, अवरोध 1, अवरोध 2, स्कैम, ताली एंड सो मेनी अदर पायरेट्स. ये सब इट्स माई गुड फॉर्चून कि मैं अभी तक तब से लेके अब तक मैं अबाउट 40-42 ईयर्स मैं इस मीडियम में भी हूँ, अलॉन्ग विथ माई थिएटर एंड माई सिनेमा. सो एक लॉन्ग जर्नी है, जैसे आपने कहा, 45 इयर्स ऑफ थिएटर, टेलीविजन, सिनेमा. हमेशा एक्टिंग का चस्का था बचपन से ही? शुरुआत में, क्योंकि उस वक्त मेरा दिमाग वहाँ नहीं चल रहा था कि मैं कुछ डायरेक्ट करूँ या कुछ बनाऊँ या ये, लेकिन डायरेक्टर्स के साथ रह के उनको देख के कुछ जर्मिनेशन तो हुआ था मन में कि अगर मैं ये शॉट लेता तो मैं कैसे लेता, अगर मैं ये फिल्म बनाता तो कैसे बनाता. सो but that was just a very, very sort of, superficial level.
सीरियसली हुआ बाद में, अराउंड द 90s, आफ्टर 1990, जब मैंने संजय खान से कहा कि देखिए अभी तो 50 एपिसोड्स हो गए हैं द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान, और आप बहुत सारे डायरेक्टर्स के साथ काम कर रहे हैं, आपने भी किया, अकबर खान ने भी किया, और भी कोई लोग आए, तो मुझे एक एपिसोड डायरेक्ट करने के लिए दीजिए, मैं भी ज़रा देखना चाहता हूँ कि मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। और उस वक्त मैंने एक एपिसोड द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान का लिखा और डायरेक्ट किया। सो दैट वाज अनऑफिशियल, आई डिडंट इवन गिव माय नेम आई थिंक उसमें। फिर दूसरी बात ये थी कि बी आर चोपड़ा की फिल्म्स जब देखते थे, बी आर फिल्म्स के सिनेमा जब देखते थे, उसमें स्टोरी आता था, बी आर फिल्म्स स्टोरी डिपार्टमेंट। तो मुझे हमेशा ये एक फैसिनेशन था कि स्टोरी डिपार्टमेंट क्या होता है, यू नो, नाम क्यों नहीं आते हैं लोगों का। तो जब कानून एक सीरीज बन रहा था आफ्टर महाभारत इन बी आर फिल्म्स, तो मुझे बुलाया गया एक बहुत अहम किरदार निभाने के लिए। और उस वक्त चोपड़ा साहब ने कहा कि वुड यू लाइक टू जॉइन आवर स्टोरी डिपार्टमेंट। तो मैंने कहा बिल्कुल बिल्कुल, मैं देखना चाहता हूँ कि ये क्या है। तो जब मैं चोपड़ा साहब के कैबिन में घुसा, बहुत बड़ा, यू नो, इट वाज अ सेमी सर्कुलर टेबल, पीछे चोपड़ा साहब बैठे थे और वहाँ द होल पैनल वाज देयर, एंड बिग नेम्स लाइक गोविंद मुनीस एंड सतीश भटनागर एंड राही मासूम रजा, इतने सारे लोग वहाँ बैठे थे। और मैं इन दिग्गजों के बीच में एक छोटा सा बच्चा, मैं क्या क्या करूँगा। उन्होंने कहा कि आप इन एपिसोड्स में ह्यूमर फैक्टर ऐड कर दीजिए। So I used to write the comic scenes, the funny scenes there, you know, and that's how I think somewhere the writing also started coming. फिर उसके बाद जब full fledged direction में आया, then I started working on Ghar Jamai, the series I had acted in the beginning with Satish Shah, Farida Jalal, and all of them, Rajat Kapoor. It was Rajat Kapoor's debut. वही सीरीज जब जी पे आया, तो जी वालों ने कहा कि आप डायरेक्ट करो। सो इट वाज पॉसिबली द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड कि जिस फर्स्ट सीजन में जिसमें मैंने लीड रोल किया था, द सेकेंड सीजन द सेम एक्टर डायरेक्टेड दैट सीरीज, एंड देन वी हैड सतीश शाह, साधना सिंह, आर माधवन, असरानी साहब, मंदिरा बेदी, Gracie Singh, who finally made a debut in Lagan. So we had a star-studded cast in Ghar Jamai. So that became my first, that along with Chamatkar, where I came in touch with Farooq Sheikh Saab. I think one of the finest people I've ever met, and one of the, जो gentleman word बहुत कम use करते हैं हमारे इंडस्ट्री में लोगों के लिए, और फारूक शेख साहब, टॉम ऑल्टर साहब, ये सब जेंटलमैन थे, यू नो, और मुझे मौका मिला उनके साथ काम करने। तो चमत्कार और घर जमाई वो द मेजर सीरीज दैट आई स्टार्टेड डायरेक्टिंग। और उसके बाद देवी किया, और बहुत सारे टेलीविजन पे बहुत सारे सीरियल्स किए मैंने, स्टार के लिए भी किए, सोनी के लिए भी किए। देन दी अर्ज कि अब छोटे स्क्रीन से बड़े स्क्रीन पर ग्रेजुएट करना है। सो इफ़ यू सी इट, इट्स लाइक अ स्कूल ग्रेजुएशन। पहले आप स्टेज थिएटर से एक्टिंग में शुरू करते हो, फिर आप टेलीविज़न में एक्टिंग करते हो, फिर आप टेलीविज़न में राइटिंग करते हो, फिर आप टेलीविज़न में डायरेक्शन करते हो, फिर आप फिल्मों में आते हो और डायरेक्ट करते हो। आई डू माई फर्स्ट फिल्म दिल विल प्यार व्यार, यू नो। हालांकि मेरी पहली फिल्म जो मैंने डायरेक्ट किया था, इट वाज फिल्म कॉल्ड घूंघट के पट खोल, which was shown on DD Metro, which was actually a Channel 9 production from Australia. So that was my first full-fledged feature film. But the one which got released in cinemas was Dil Vil Pyar. And after that, I've done about 20 films in about 22 years. And not that I'm proud of all of them, but उसमें से 13-14 फिल्में ऐसी हैं जो मैं बनाना चाहता था, बिकॉज मेन स्ट्रीम में आके ही मुझे एक रास्ता मिला, जिस तरीके की फिल्में मैं बनाना चाहता हूँ उस फिल्मों के लिए परमिशन मिला मुझे। सो दैट वाज इन शॉर्ट द जर्नी, इफ यू आस्क मी। टीपू सुल्तान, वहाँ पे एक फायर ब्रेकआउट हुआ था जहाँ पे संजय खान बर्न्ट हो गए थे, एंड इट वाज ट्रॉमेटिक। सच अ गुड लुकिंग मैन, सच अ बिग स्केल प्रोडक्शन। आप थे उस वक्त सेट्स पे? क्या आपको मेमोरीज है उसकी? मैंने सब अपनी किताब में लिखा है, वंस अपॉन अ प्राइम टाइम,
जो 40 इयर्स ऑफ इंडियन टेलीविज़न है। बट मैं आपको बताता हूँ, जिस दिन मुझे मैसूर जाना था प्रीमियर स्टूडियोज़, उस वक्त मेरा ड्राइवर नहीं आया सुबह 4 बजे, क्योंकि 6 बजे का फ़्लाइट। मैं भागा भागा घर से गया वडाला स्टेशन, वडाला रहता था, वहाँ से टैक्सी लिया, किसी तरह एयरपोर्ट पहुँच गया, टाइम पे फ़्लाइट मिली। बैंगलोर उतरा तो कोई नहीं है वहाँ रिसीव करने के लिए, मुझे पता भी नहीं है कहाँ जाना है। तो मैं टैक्सी हायर करता हूँ, बोलता हूँ कि प्रीमियर स्टूडियोज़ मैसूर ले जाओगे? मुझे 3 घंटे लगेंगे। हाँ, हाँ, मुझे पता है 3.5 घंटे लगते हैं बैंगलोर से मैसूर। दैट टैक्सी ब्रोक डाउन थ्राइस ऑन द वे। ये जैसे कोई ऑमिनस साइंस होते हैं ना कि मत जाओ, मत जाओ, रुक जाओ। बट हमें क्या पता था, मेरे लिए तो वो लाइफ टाइम रोल था। मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी थी आफ्टर 1, 2, 3 years with साटे साहब, एंड द मैन हु स्टूड बाय मी एंड हु इंट्रोड्यूस्ड मी टू द फिल्म वर्ल्ड, जिसकी बदौलत मैं यहाँ बैठा हूँ आज। मैं प्रीमियर स्टूडियोज़ पहुँचा शाम को 5 बजे। सुबह से कुछ नहीं खाया था, कुछ नहीं पिया था। सीधे गया सेट के अंदर। संजय खान वॉज डायरेक्टिंग अ सीन वहाँ पे, जो दिवाली का सीन था। और यू वोंट बिलीव इट, द रूफ वॉज दिस लो, और हे था उसमें, घास फूस, विलेज का एक सेट था। मैंने कहा, खान साहब आपको यही करना था तो हम लोग फिल्म सिटी में कर लेते ना, बॉम्बे में, क्यों आए इधर? चुपचाप जाओ, नेक्स्ट डोर इज़ पूर्णयास पैलेस, आप जाओ, कल वहाँ शूटिंग करेंगे हम। तो मैं गया, अंधेरा था, पैलेस देखा, वापस आया। फिर मैं बैठा बाहर, नीना गुप्ता भी थी वहाँ मेकअप रूम में। मैंने कहा मैं बहुत थक गया हूँ, मैं जाना चाहता हूँ, आई वांट टू गो टू द रूम एंड रेस्ट। तो 5-6 लोग वहाँ बैठे थे। अलाउद्दीन खान साहब थे, राज कपूर साहब के साउंड रिकॉर्डिस्ट, वो अंदर बाहर कर रहे थे स्टूडियो से। तो मैंने 5-6 लोगों को एक गाड़ी में बिठाया और हम सब चले गए। शायद गेट टर्न ही किया होगा हमने, लेकिन हमें पता नहीं था। जैसे हम होटल पहुँचे तो किसी ने बताया कि बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। तो क्या हुआ? फिर सेट पे आग लग गई है। हम सब वापस गए, अंधेरा था, बाहर क्राउड वाज फ्यूरियस बिकॉज देयर रिलेटिव्स, वर्कर्स, एवरीबॉडी, एंड आई कुड सी अ सिलुएट ऑफ pile of bodies outside, and the ambulance is wailing, the fire engines wailing, everything. So naturally, खान साहब कहाँ हैं, नीना गुप्ता कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है? किसी ने कहा भागो यहाँ से और वापस जाओ, क्योंकि the crowd might get violent. So we went back. That was the worst traumatic night I ever had. We didn't sleep, we didn't eat, nothing. Next day हमें ट्रेन टिकट दिया गया बैंगलोर के लिए, नीना गुप्ता, मी and the child, and we left. Masaba साथ में थी. We left, we came to Bangalore, we came to Ananth Nag's house. और वहाँ पहुँचा तो पता लगा कि पूरी दुनिया को पता चल गया था next morning, but nobody knew whether we were alive or not. So we literally had to make those trunk calls in those days. There were no mobile phones. We called up families, we called up friends. They said, we are alive, we are alive. Because the news had already been flashed on the front page of every newspaper, morning paper, saying the biggest tragedy in the history of cinema. So that was what my memories of the fire were. Everybody said, you lost your job and you lost your role. This will never be revived. And that hit me so badly. The depression hit me so badly. I was sitting at home. I did not know what to do. 6 months later, they said, I think they're casting again for Tipu Sultan. Akbar Khan is going to direct. When I went there to the office, I saw another person's photograph which said Purnaya Pandit, the role I was supposed to do. I went into Akbar Khan's room and said, your brother chose me to play the part. He said, he almost said something like, I thought we left you behind in Mysore or something like that. Oh my God, उनको लगा कि आप चले गए थे. Something, it was very vague. So he said, no. Immediately that photo was brought down and my photo was put out. And of course, that turned out to be the role of a lifetime. Now, what is this all about? How is the universe playing its games? Something that was virtually lost, written off, on the verge of losing your life, forget the role and the job. And then it turns out to be the best role of your life. So that's the paradox of, I think, the universe.
plans even in the worst of circumstances, and that's where I felt I lost my fear of fire. I thought there's always something in the worst of situation when you feel that it's all over. It's not over, it's starting again. आप संजय खान से मिले थे उस दौरान जब वो बर्न्ट हो गए थे. जी जी जी. When did you actually get to know कि संजय खान एक्चुअली बर्न्ट हो गए थे? कितने दिनों बाद आफ्टर द फायर? नहीं, फौरन उसी नेक्स्ट डे ही मैंने पूछा था, जरीन से पूछा. जरीन आ गई थी, उसकी बीवी, तो उनसे पूछा कि हाउ इज मिस्टर खान, एंड आई वाज टेकन टू द हॉस्पिटल वेयर ही वाज एडमिटेड, एंड थ्रू द आईसीयू ग्लास आई सॉ हिम देयर इनसाइड, एंड दे सेड कि नाउ वी आर doing surgery on his wounds and let's see how bad it is and how long he'll take. So ऐसा लिखा गया कि पहले 25 एपिसोड जो हैं वो हैदर अली के ऊपर था, जो टीपू सुल्तान के फादर थे, और पूर्णिया पंडित जो था वो बचपन से ही हैदर अली के साथ था. सो 25 एपिसोड के बाद उन दिनों में तो वीकलीज थे, तो 25 एपिसोड मतलब गुड 6 months, यू नो. उसके बाद संजय खान की एंट्री हुई, एंड द मैन रियली फॉट लाइक अ टाइगर. आई मीन, टू गेट ओवर द मेंटल ट्रॉमा, टू गेट ओवर द फिजिकल ट्रॉमा, द वुंड्स, and actually present himself as Tipu Sultan with the sword on a horse. It required. Because वो top to bottom burnt हो गए थे ना. जी जी जी. शक्ल भी burnt हो गया था उनका. My God. And with makeup, he managed to pull it off, which I think one of the most brave acts also. I mean, if that was the worst tragedy, I think this was the most brave act in cinema. उस वक्त जब उनके साथ हुआ था ये, मुलाकात हुई आपको जब वो हॉस्पिटलाइज थे या हॉस्पिटल के बाहर? हॉस्पिटल में हमें परमिशन नहीं था उनसे मिलने के लिए, और चूंकि he had to be kept in some kind of rehab, लगे हमें कुछ 1-2 महीने till he came down to Bombay from there, और फिर बॉम्बे में हम फिर मिलने लगे, and he was happy that the series had, he of course he initiated it, he said I'm not going to give up. It will start. We'll go to Jaipur and shoot. We won't go to Mysore and shoot. We'll go to Jaipur and shoot. एक चीज उन्होंने उस वक्त आपसे कही जिसने आपको प्रेरित किया. इमेजिन अ पर्सन जो टॉप टू बॉटम बर्न्ड हो गए, शायद जिंदगी भी खो सकते थे. Am I right? क्या बोला उनसे? कहने के लिए कुछ था ही नहीं. जब आदमी उठ जाता है, I mean, rising from the flames like a phoenix, and says, I am doing this. I will join in after 25 episodes, but I am Tipu Sultan. Nobody else is playing Tipu Sultan. It's not that I'm producing this. I am playing it. What more do you want? I mean, it's all said. चांदनी, ऋषि कपूर साहब, विनोद खन्ना, श्रीदेवी, क्या मेमोरीज है? बहुत अच्छे मेमोरीज हैं, बिकॉज इट वॉज माई सेकेंड फिल्म विद यश जी. हालांकि यश जी ने मुझे सबसे पहले बुलाया था, एक सीरीज़ वो कर रहे थे शॉर्ट स्टोरीज जिसका नाम था खजाना, ऑन दूरदर्शन ऑन संडे मॉर्निंग्स. तो एक बार उनका फ़ोन आया था कि अनंत खजाना करोगे? सर ऑफ कोर्स सर करूँगा. सो सर नहीं, कुछ बात करनी है, फिर उसके बाद तुम डिसाइड करो कि तुम्हें करना है कि नहीं करना है. तो मैं यश जी के घर गया, पमेला जी थे, सब लोग थे, बंगलों में गया कि अनंत ऐसा है कि एपिसोड तो आप और जरीना वहाब हैं उसमें, एंड जरीना वाज वन ऑफ माय फेवरेट एक्ट्रेसेस, आई वांटेड टू वर्क विद हर. एक ही प्रॉब्लम है. तो क्या? कि आपको कोई डायलॉग नहीं है इसमें. ऐसे फिर मैं करूँगा. अगर ये है तो मैं करूँगा, क्योंकि हम बहुत डायलॉग्स पर डिपेंड करते हैं, बहुत स्पोकन वर्ड्स पे डिपेंड करते हैं. हमारी फिल्में इतनी वर्बोस होते हैं. अगर मुझे सिर्फ रिएक्शंस पे करना है, एंड इट्स अबाउट अ कपल हु हैज लॉस्ट देयर न्यूबॉर्न सन, तो डायलॉग उस वक्त चाहिए भी नहीं, वो पूरा रिएक्शंस ही चाहिए था. एंड सो दैट वाज माय फर्स्ट फुल फ्लेज्ड एपिसोड विद यश जी. उसके बाद उन्होंने विजय में एक गेस्ट रोल दिया था मुझे, लेकिन चांदनी में वी रियली गॉट टुगेदर बिकॉज विनोद खन्ना साहब थे, and there was Juhi Chawla in a special appearance, or of course Sridevi, Meeta Vashisht was playing my wife.
सो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. हम लोग वर्सोवा में हर्मिस विला में वो लगी आज सावन की फिर वो लगी है वो गाना शूट कर रहे थे. वहीदा जी थे. सो आई गॉट टू मीट ऑल द दिग्गजस. एंड 3 days लेटर आई सेड के देवेंद्र वर्मा साहब ने पूछा कहाँ जा रहे हो कल. मैं मैसूर जा रहा हूँ. एक बहुत अच्छा रोल मिला है पुण्या पंडित का. And then 3 days later, they hear of the fire, and Himaji and Devenji and all. I mean, I was so touched by their concern, you know, are you okay? Are you all right? You know, like SG and all of them, you know, because they knew that I had just finished the shoot and left next day for things. So it's all like, you know, all coming back when you're asking me these things. Memories, flood of memories coming back. एक टाइम था जब विनोद खन्ना साहब बच्चन साहब को एक्चुअली डिथ्रोन करने वाले थे एज द सुपरस्टार. कांटे की टक्कर चल रही थी. एंड ऑब्वियसली विनोद खन्ना साहब ने कहा मैं ओशो आश्रम जा रहा हूँ, वो फॉलो कर रहा हूँ. दैट इज अनदर स्टोरी. माहौल क्या था इन तीनों के साथ? हाउ वाज श्रीदेवी एज अ पर्सन? ऋषि सर, विनोद. श्रीदेवी के साथ एक एडवांटेज था कि मैं तमिल में बात कर सकता था. हम लोग तमिल में बात करते थे. So we started talking in Tamil and that broke the ice because she was a very reserved person on the set. विनोद खन्ना साहब के साथ हमेशा एक ये था कि दिस मैन, दिस टावरिंग पर्सनालिटी, काश एक दिन मुझे मौका मिले इनके साथ काम करने में एज अ डायरेक्टर. और वो दिन आया. सी when you really wish for something very badly, it comes. रेड अलर्ट में द फिल्म आई मेड ऑन द Naxals. सुनील शेट्टी साहब भी थे. Sunil Shetty, we had a stellar cast in that. Sunil Shetty, Sameera Reddy, we had Ashish Vidyarthi and Aisha Dharkar. All the Sunil Shetty ने ये भी कहा कि यार तुम NSD के सारे लोग मेरे खिलाफ पिट कर रहे हो, मैं क्या करूँगा. I said, don't worry sir, it's your film. और Vinod Khanna played a very pivotal part in that, and I had this great opportunity to just watch this man stand there and perform and, you know, work with him. So yes, विनोद खन्ना, मुझे याद है कि जब इंसाफ रिलीज हुई थी एट द अप्सरा सिनेमा, दैट वाज सपोज्ड टू बी द बिग कमबैक फिल्म ऑफ द फर्स्ट फिल्म ऑफ विनोद खन्ना आफ्टर ही केम बैक फ्रॉम द ओशो आश्रम. और मुझे याद है कि जो एडवांस बुकिंग का लाइन था वो अप्सरा से लेके मराठा मंदिर तक था ऑन द फर्स्ट डे ऑन मंडे, एंड दैट्स क्वाइट अ डिस्टेंस. Almost more than a kilometer, you know. And of course, the film did not do very, very well despite this initial craze. But Vinod Khanna was a man who was there for all seasons, you know, whether it is the arts or whether it is politics. And once I told him, you know, okay, sir, you should be, you know, standing for the prime ministership of this country. You know, we don't mind a good-looking prime minister for a change. I said, no, Ananth, you do not know. It's a very, very vicious game. It's not as simple as you think. It's not as straight as you think. I'm a, you know, MP from the Punjab. That's fine. I'm doing my job. But beyond that, it's not so easy, even though I'm there in that pole position. So, काफ़ी, I mean, I think just till before his passing away, वो मुझे very funny emails भेजते थे of jokes and, you know, anecdotes and all that. So we kept in touch for a long time. कैसे थे वो एज अ पर्सन? जैसे हमें मालूम है कि श्रीदेवी जी बहुत रिजर्व थी. हमें ये भी मालूम है कि ऋषि कपूर साहब थोड़ा गुस्सैल किस्म के इंसान थे, जो बोल देते, जो मन में आता था फट बोल देते थे. मुंह फट थे. He was just, you know, he never, he spoke his heart out. I mean, honest person. आपने कभी वो एक्सपीरियंस किया ऋषि कपूर साहब का पर्सनली? एक बार मैं गया था उनके घर पे. आई डोंट वांट टू नेम द फिल्म मेकर जिसके बारे में वो बात कर रहे थे. मैंने बोला था रणबीर को मत कर, सुना नहीं. रणबीर को बोला था उसको, सुना नहीं होगा, ये फिल्म नहीं चलेगी. ही यूज्ड टू टेल डायरेक्टर्स ऑन देयर फेस, फ्लॉप है यार, तेरी फिल्म फ्लॉप है. एक्टिंग करते और बोलते थे फ्लॉप है तेरी फिल्म, कोई फायदा नहीं है, मत कर. You know, he was like that. I mean, he was, whether you call it honesty or whether you call it being purely delightful and, you know, like cryptic, you don't know. But that's what Rishi Kapoor is all about. तो विनोद खन्ना कैसे थे ऑन द सेट्स? क्या वो बड़े इंट्रोवर्ट किस्म के इंसान थे या बिंदास थे? कैसे थे? Because that is one enigma I don't know. He wasn't bindas in any sense, but neither he was a total introvert in the other sense. If you spoke to him, he opened up. He spoke to you. He spoke to you about several things. And
if no one approached him, then I still have that image of him standing in Film City, almost against the setting sun, and that towering personality. Almost I was standing, no, it was like a low angle shot, and this man standing there, and I realized that he's gone through a lot, he's seen a lot. I mean, why would he want to work with a person like me? You know, normally I feel all the people I directed, like Sharmila ji, or Juhi ji, or Vinod Khanna, or Naseer Saab, I mean, they have seen everything. They don't have to prove anything anymore. If at all there was somebody with something to prove, it was me. You know, trying to get the best out of them and trying to make them or convince them that कि हम लोग कुछ अच्छा काम कर रहे हैं. And fortunately अच्छे scripts के साथ ही गया था मैं. I didn't go to them with mainstream or formula scripts. So there I was sort of safeguarded. So yes, like I said कि he was very jovial. He was very nice. एंड जब भी मैं जाता था उनके पास, आनंद तुमको तो पता ही है कि मेरा बाटा रेट है 35 लाख. मैं 35 लाख चार्ज करता हूँ, 1 दिन हो या 15 दिन हो या 20 दिन हो या पूरी फ्लैट फी था उनका. फ्लैट फी था, बाटा रेट, ही यूज्ड टू कॉल इट बाटा रेट. you know. And I used to go to his house. I used to meet him. He was someone who kept in touch. So that means that he wasn't so closed as people thought he was. तो यानी कि अगर उन्होंने आपकी फिल्म की, आप 20 दिन लो या 1 दिन में करो, 35 लाख डन. Yes. Flat fee. Yeah. Is there any anecdote during Chandni's time behind the scenes जो आप शेयर करेंगे? Because I'd love to relive those moments. सब जानते कि श्रीदेवी जी ज़्यादा बोलती नहीं थी, बट ऑब्वियसली आपसे ज़रूर बोलती होगी क्योंकि आप तमिल बोलते थे, वो भी तमिल बोलती थी. Any anecdote with her या बाकी लोग? Not really, because I also used to be, in a way, not very, used to open up too much to people on a film set, because I thought, maybe director साहब को अच्छा नहीं लगता है कि मैं सबके साथ बात कर रहा हूँ, वहाँ वो शॉट ले रहे हैं, साइलेंस के लिए चिल्ला रहे हैं लोग. So, but एक तरीके का जो रिलेशनशिप था, वर्किंग रिलेशनशिप था, चाहे वो श्रीदेवी हो या हम दोनों में नाना पाटेकर हो, या जैसे विनोद खन्ना के साथ एक लॉन्ग रिलेशनशिप शुरू हुआ. सो प्रोफेशनल ऑन वन हैंड एंड रिस्ट्रिक्टेड पर्सनल ऑन द अदर हैंड. श्रीदेवी ने बाद में मुझे बुलाया, अभी जब बोनी कपूर के साथ उनकी शादी हुई, उन्होंने बुलाया मुझे एक सीरीज़ डायरेक्ट करने के लिए उनके लिए. शी वॉज डूइंग टेलीविजन एज अ प्रोड्यूसर एंड शी वॉज प्लेइंग द मेन लीड. सो शी केप्ट इन टच. तो वो कौन सा सीरियल था ये? वो मालिनी अय्यर. हाँ. तो आपको बुलाया था डायरेक्ट करने के लिए. आई थिंक आई डिड अ फ्यू एपिसोड्स ऑफ इट, बट आई डिडंट डू द फुल सीरीज. सो ऐसा नहीं कि लोग भूल जाते थे आफ्टर अ पर्टिकुलर फिल्म या आफ्टर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. लोग यूज्ड टू कीप इन टच, एंड दैट इज समथिंग दैट इज मिसिंग टुडे. आज हम मिलते हैं, बात करते हैं और निकल जाते हैं. एवरीबडी इज टू बिजी विद देयर नेक्स्ट प्रोजेक्ट और नेक्स्ट थिंग. कोई इन टच नहीं रहता है. कोई एक तरीके का जो बोलते हैं ना, दोज डेज ना मोबाइल फ़ोन से ना ईमेल उतना था, कुछ भी नहीं था, फिर भी एक कनेक्शन और फिर भी एक रिलेशनशिप जो था, इट लास्टेड. एंड टुडे व्हेन देयर इज मोर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, आपका ये कनेक्टिविटी कम हो गया. वेरी आयरॉनिकल एंड वेरी पैराडॉक्स, बट दैट इज हाउ इट इज. आपसे बहुत कैंडिडली पूछूंगा, मालिनी अय्यर वन ऑफ द बिगेस्ट शोज ऑन टेलीविजन उस वक्त, क्योंकि श्रीदेवी जी आ रही है टेलीविजन पर, आपने क्यों फ्यू एपिसोड्स ही किया था? Was there some fallout क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं. मैं उस वक्त कुछ और कर रहा था. सतीश कौशिक डिड अ फ्यू एपिसोड्स, देन शी कॉल्ड मी फॉर अ फ्यू एपिसोड्स. उसके बाद शायद वो शो भी, आई थिंक इट वाज सॉर्ट ऑफ वाउंड अप आफ्टर अ व्हाइल. सहारा पे था इट. द व्यूअरशिप वाज नॉट वेरी ग्रेट. क्यों ऐसे क्यों नहीं था? श्रीदेवी थी उसमें. हाँ, बट यू सी, it doesn't matter if it's the star. The star will not change platform's fortunes. The platform has to have a viewership in the first place. So unfortunately, Sahara at that point of time did not have. Sahara was more of a news channel. They were trying to get into fiction, or somewhere I think their equations did not balance itself out. So it was nothing to do with Sridevi. I mean, she was so good. She was absolutely sparkling in the series. Content weak था उस शो का, honestly बताइए आप. The writing, I'll tell you, जो अगर आप आज के writing से compare करो, the writing was far better those days. The humor was far better those days. What we are doing today is terrible, abysmal. ये television ही नहीं है.
forget writing. It is not even the medium. So उन दिनों में मैं अगर compare करने जाऊँगा तो I think it was far more tolerable and far more better than what we are doing today. And I think the audiences also were more like indulgent, and they were lenient, and they used to accept a lot of things that was given to them. So that I don't think that was the problem. I think basically the whole economics didn't work. क्या प्रॉब्लम है आज की टेलीविजन से? There is no television. Problem? There's no existence. I don't call जो television, I don't say हमने found किया or something like that, but जिसके foundations इन सब दिग्गज लोगों ने लगाया था, filmmakers, not executive producers. जैसे मैंने इतने सारे नाम लिए अभी, गुलजार साहब, रशीदा, बाशुदा, साहिब परांजपे, MS सत्यू, यश चोपड़ा, BR चोपड़ा. I mean, these were the people who did television. Filmmakers थे वो. और जब वही लोग, when the whole scenario changed into satellite television और प्लेटफॉर्म्स में, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में जाके उनका जो ये सबमिट कर रहे थे, प्रोजेक्ट सबमिट कर रहे थे, द गाइज सिटिंग देयर डिड नॉट नो हु दोस पीपल वर. आप अपने फादर्स और ग्रैंड पेरेंट्स को भी नहीं पहचान रहे हो, जिनकी वजह से आप ऑफिस में बैठे हो आज, जिसकी वजह से ये सारे टेलीविज़न चैनल्स खुल गए हैं. इट्स अ शेम. और जिस तरीके से ये, आई थिंक द बिगेस्ट वायरस दैट हैज़ हिट टेलीविज़न ओवर द पास्ट 20 years इज़ द डेली सोप. क्योंकि डेली सोप का अगर एक एपिसोड आप लेंगे तो वो एक सीन को एक एपिसोड बना देते हैं. हम 10 सीन्स को एक एपिसोड के अंदर समेट के एक एपिसोड बनाते थे उन दिनों में, 23 मिनट का. सो टेलीविजन, आई थिंक डाउन द लाइन, अगर आप सिर्फ वो लोगोज निकाल दें ऊपर से, दिस चैनल, दैट चैनल, दैट चैनल, दैट चैनल निकाल के अगर आप स्विच करें तो सब सेम लगेंगे आपको. आपको लगेगा कि एक ही सीरीज चल रहा है. It is so similar to each other that everyone is copying the other. सब चिल्ला रहे हैं, नॉन एक्टर्स आ रहे हैं टेलीविजन पे. आई डोंट नो हाउ दे कैन बी टॉलरेटेड. सब के सब किसी न किसी सुपरस्टार को कॉपी कर रहे हैं. और इन लोगों को इतना मीडियोक्रिटी, राइटिंग, परफॉर्मेंस, डायरेक्शन में आप देंगे, एंड दैट्स व्हाई द सो कॉल्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको एक तरीके का एक हैंड मिला अंदर. दे गॉट दिस थिंग. एंड नाउ व्हाट हैव दे डन? दे हैव स्टार्टेड मिनी सीरीज. और मिनी सीरीज क्या है? जो 1983 में हम 13 एपिसोड के जो सीरीज करते थे, सीजन 1, सीजन 2, अगर सीजन 2 आए तो 26 एपिसोड, सीजन 3 39 एपिसोड्स, वही चीज वापस आ गई है. सो क्या है? इट्स जस्ट अ फुल साइकिल. The web series is nothing but what Doordarshan started in 1983. This is what we have come to. घुमा फिरा के वहां पे आ गए. वहीं पे आ गए आप. एकता कपूर की राय टू इंडियन टेलीविजन, आपकी राय ऑन एकता कपूर? See, देखिए, she is sitting on the strength of a lot of things, the strength of a big banner, strength of relationships with channels, the strength of so many things. I mean, so she has made a mark on television, but whether that mark is something that is to be emulated in future or one should continue, or whether she has just sort of strengthened the economy of television, it's very difficult to say. But qualitatively, somehow, I feel that, she tried to do these daily soaps. It started off with a flourish in the new millennium. I remember in Star, when I was doing 2 shows for Star. One was Hera Pheri, which had the biggest funny cast ever assembled on Indian television, along with Shekhar Suman and Mandira Bedi and Rohit Roy and so many others. You just name it, Tanaz Karim, they were all there. And then I was doing another show called Cincinnati Bublabu, which is actually a mall. A mall in which there are lots of stores, brands. It was the first television series in India to earn 2 crores for the channel before even an episode was aired, because all the shops were sold to the brands. And those days,
if you remember, there was no branding on television. You can't show a brand. अगर ये सोनी का ये है तो हम लोग स्टिकर लगाते थे वो टेलीविजन के ऊपर, ये दिखना नहीं चाहिए. And they actually sold it to L'Oreal and to this television and to that. So there were a whole group of brands in a mall, and how it was a comedy in a mall with customers and the salespersons and everything. These two shows were doing absolutely well on Star. When suddenly Mr. Sameer Nair called me one day and said, look, it's all changing. It's all changing from the 1st of 2000. We're introducing a show called, it's the Hindi version of Who Wants to Be a Millionaire. Yeah! And Mr. Bachchan is hosting it. I said, great, that sounds good. So it's called Kaun Banega Crorepati. And all the weeklies are being aborted. We're starting daily soaps. We're starting something called Saas Bhi Kabhi Bahu Thi, which is very family oriented. And Ekta Kapoor is doing that for us. So it started off with a flourish. Ekta stormed into television. But I think somewhere she got carried away with the success, and she probably thought that audiences would now lap up anything and everything that television offered. But somewhere it slipped. Suddenly people started, after a year or so, people started getting slightly wary of, oh, sounding same, it's looking same, it's similar, and it's not moving, the plot is not progressing. So I think that's where the pitfalls were there. But by the time she had grown so strong and powerful that it really didn't matter to her. So she continued. It was like a bullet train that was on its way. So you couldn't stop a bullet train. सच्चे दिल से बोलिए, no holds barred. क्या एकता कपूर responsible थी to get regressive content on television? See, not just her. I mean, one wouldn't want to blame only her. If you saw the other shows that came on, there were a lot of regressive things happening. When I went to Star, and I was speaking to an executive there, one of the creative content heads, she said, I want my bahu to get up from bed without a crease on her sari and with the bindi or the sindoor absolutely intact. Because that is what the people in the Mufusal areas, in Bihar and other small area villages want to see. They do not want to see, the crumpled side of glamour. So somewhere, why blame only the makers? The audiences also had prompted this whole movement in a way. You can't say that the audiences were not given a choice. They were given a choice, but they did not go into it. There was a channel called, or there is still a channel called Epic Channel, which reminds me of the good old days of Doordarshan. Why do people not watch it? You can't totally blame people for giving you regressive or what you call regressive content and lay the blame totally on the other side. Both sides are to blame. So that is why today, if I don't watch television anymore. I don't even have a television set at home because it has turned out to be so bad. The man who's sitting in front of you was the most impolite man on the face of the earth. If you are talking to me, I would be watching television. I was that much of a television addict. This man has given up television for good. So how bad has television become? You can imagine from that. Dekh Bhai Dekh, one of the best shows ever television के इतिहास में. Relive moments behind the scene, what you felt, क्या euphoria था, कैसे फटा वो serial, सब बताओ ना. Ananth Mahadevan was an electrified person, on the set. He was like all over the place and he wanted this and he wanted that and nothing less than 40 takes. इतना उसके energy levels थे कि हम लोग बोलते यार take it easy यार, हो जाएगा. नहीं यार एक और करते. सर इसके आगे नहीं जाएगा परफॉर्मेंस. ये बेस्ट है, आप कर लो कोशिश, आप करेंगे 40 टेक्स और रखेंगे फर्स्ट टेक, तो ये बात नहीं. बट वो हमेशा अपने धुन पे ही और अपने घोड़े पे ही सवार थे वो. और राइटिंग बहुत स्पार्कलिंग था उसमें कि लिलीपुट एंड सो मेनी अदर जो राइटर्स है. इसलिए मैंने कहा कि उस वक्त का ह्यूमर जो था
वो फार 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 सुपीरियर कि सो कॉल्ड ह्यूमर, मैं तो आज का ह्यूमर भी नहीं बोल सकता, दे इट इज चाइल्डिश, इट इज जुवेनाइल, जो बोलते हैं ना बचकाना जो है, न सिर्फ टेलीविजन पर बल्कि फिल्मों में भी। और उन फिल्मों का नाम नहीं लूंगा कि सबको पता है कि मैं किन फिल्मों की बात कर रहा हूँ। मतलब ये तो हमने स्कूल के कॉलेज ड्रामा पे भी नहीं किया। और ये जो हॉरर सीरीज शुरू हुआ है, टोटली, आई मीन आई एंजॉय हॉरर फिल्म्स, मुझे बहुत मजा आता आप है हॉरर स्त्री फिल्म्स। की बात कर रहे हैं, स्त्री 2? मैं बहुत सारी फिल्मों की बात कर रहा हूँ, 4-5 फिल्में आई हैं पिछले साल और सब के सब एक से बदतर। स्त्री 2 कैसे लगी आपको? बहुत बुरा, मतलब बहुत जोर से लगी। बुरी लगी आपको? नहीं, दैट्स, देखो अंडरस्टेटमेंट्स मैं नहीं करता। मैंने बहुत ही बुरी लगी, बहुत ही वाहियात लगी आपको? नहीं, देखिए उसमें क्या है, क्यों, बोलिए क्यों? मेरा सवाल है क्यों। आप क्या सोच के आपने ये फिल्म लिखी? बनाना तो दूसरी बात है, चलो, इट्स गॉट वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स ऑफ टुडे, राजकुमार राव। Phenomenal I boys. respect him a lot. And श्रद्धा कपूर के बारे में? Shraddha was, I mean, she provided the glamour content and it was there. And she had that mystique about her, that was fine. See, you can't blame the actors in the film. राजकुमार राव एक ऐसा शख्स है जिसके साथ मैं आगे चलकर किसी फिल्म में काम करना चाहता हूँ एज अ डायरेक्टर, बिकॉज आई रिस्पेक्ट हिम सो मच। फिर ये फिल्म जो है, इसको क्या सोचकर, क्या समझकर लोगों ने बनाया, दैट इट इज़ द बिगेस्ट सक्सेस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा, ये भी एक सोचने वाली बात है। क्योंकि पीपल विल टर्न अराउंड एंड आस्क मी कि तो फिर 6,000 करोड़ कैसे या 600 करोड़ कैसे बनी, अगर आप समझते हो कि ये फिल्म वाहियात है या फिल्म अच्छी नहीं है या बुरी लिखी गई है। सो ये भी एक कैच 22 सिचुएशन है। तो क्या हम कहाँ, हाउ डू यू एनालाइज अ सिचुएशन लाइक दिस के एक हॉरर फिल्म आई, दूसरी हॉरर फिल्म आई, तीसरी हॉरर फिल्म और एक दो और हॉरर फिल्में अब आगे चल के आ रही हैं। सो इन सबको आप क्या, इज दिस व्हाट द ऑडियंस वांट्स? ये सोचना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दिस इज़ वेयर आई थिंक व्हाट इज़ प्लेगिंग इंडियन सिनेमा कि हमारा प्रॉब्लम क्या है, इंडियन सिनेमा वर्ल्ड लेवल पे क्यों नहीं जा रहा है? वाई डोंट, हॉरर फिल्म्स बहुत अच्छी लगती हैं मुझे, एग्जॉर्सिस्ट, ओमन, आप ऐसी फिल्में बनाइए ना, और फिर देखिए द इंटेलिजेंट हॉरर फिल्म्स जो हैं, या यू नो रोजमेरीज बेबी, ऐसी फिल्में क्यों नहीं बनती है? हॉरर का मतलब ये क्यों है कि हम टोटली बचकाने हरकतें करके लोगों को डराने या हंसाने की कोशिश करें? क्या हम इतना भी कोशिश नहीं कर सकते यार, तुम इनोवेटिव कुछ करते हैं यार, एंड गेट समथिंग, गेट द ऑडियंसेस? तो सर आपको स्त्री 2 वाहियात लगी, 600 करोड़ बनाया, शायद उससे भी ज्यादा बॉक्स ऑफिस पर। Why was it a hit? Are you blaming the audience? पर अगर 600 करोड़ बनाई है तो यानी ऑडियंस को पसंद आ रही है। Do you think it's only वाहियात for you or a lot of people also find it वाहियात? नहीं, बहुत सारे लोगों को मैंने पूछा जब वो जाके देख के आए, और सभी ने कहा यार हमें तो अच्छी नहीं लगी, मैं तो बीच में उठ के जाने वाला था क्योंकि वो बैठे थे या बैठी थी साथ में, हमने देखा। तो मैंने कहा कि आप सब जाके उस फिल्म को गाली दे रहे हो, आपने 500 रुपया खर्च किया ना उस पर, यू कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द 600 करोड़, राइट? सो डोंट ब्लेम द फिल्म। यू शुड नो व्हाट फिल्म टू सेलेक्ट एंड व्हाट नॉट टू सेलेक्ट। आप गए होंगे क्यूरियोसिटी की वजह से गए होंगे, या नो अदर चॉइस, जो कॉमन एक्सक्यूज होता है, और क्या चॉइस है यार देखने के लिए, यही चल रही है तो हमने जाके देखा कि क्यों चल रही है, और फिर आके आप गाली दे रहे हो उस फिल्म को। नो, दैट इज नॉट डन। या तो आप मत देखो, या तो जाके देखो, देन से यार आई एंजॉयड माई सेल्फ, यार जो भी है वट एवर इट इज, आई एंजॉयड माई सेल्फ। डोंट ब्लेम द फिल्म देन। सो समवेयर आई ऑल्सो ब्लेम द ऑडियंसेस। व्हाट इज इट, क्या था कि आप जाके आपने देखा, क्यूरियोसिटी कि क्यों चल रही है, क्या है, आप वो बिल्कुल नहीं ना, उन सब में से कोई भी रीजन नहीं है। सो यू हैव गॉन एंड कॉन्ट्रीब्यूटेड टू दैट। सो आई थिंक वी आर ऑल टू ब्लेम। जिस तरीके की फिल्में हम बनाते हैं, जिस तरीके की फिल्में हम देखते हैं, और फिर चलेगी तो फिर हम, वी हैव नो रीज़न टू कंप्लेन, हमें कंप्लेन करने का कोई हक नहीं है, बिकॉज हम वैसे ही बनाएंगे और वैसे ही खाएंगे, ये खाना बनाएंगे और यही खाना हम खाएंगे। सो कमिंग बैक टू देख भाई देख, आपने कहा कि राइटिंग बड़ी ज़बरदस्त थी,
ह्यूमर एफर्टलेस था, रियल था। शेखर सुमन हो, मैं देख रहा हूँ पूरे नाम, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं एक्चुअली। नवीन निश्चल साहब, फरीदा जलाल, भावना बलसावर, देवेन भोजानी, सुषमा सेठ मैम, विशाल सिंह, नताशा सिंह। ये इमीडिएटली पॉपुलर हो गई कि स्लोली निकली, क्या था? नहीं, आई थिंक इट कॉट ऑन राइट फ्रॉम एपिसोड 1 और हाँ, इट बिकेम अ कल्ट कॉमेडी राइट फ्रॉम डे वन। ऐसा नहीं था कि उनको उसको टाइम लगा 10 एपिसोड के बाद ये करने के लिए, और उन दिनों में वीकली था, इट वाज जस्ट 1 एपिसोड अ वीक, तो लोगों को याद रखना एंड कंटिन्यू वॉचिंग इट द नेक्स्ट वीक, सो वो भी एक, इट वाज अ फीट बाय द फिल्म मेकर्स। सो आई थिंक यस दैट, लाइक इन उन दिनों में ये जो है जिंदगी, घर जमाई, देख भाई देख, कॉमेडीज में ये टॉप में थे, और उसके बाद फिर हम पांच एंड ऑल दो सीरीज केम। अगर आप हिस्टोरिकल्स लेंगे तो फिर द सॉर्ड ऑफ टिपू सुल्तान एंड श्याम बाबू का द डिस्कवरी ऑफ इंडिया या तमस, ये हिस्टोरिकल्स में बहुत पॉपुलर हुए। शॉर्ट स्टोरीज में खजाना और गुलदस्ता और बहुत सारे, एंड देन ऑफ कोर्स जी पे रिश्ते थे। सस्पेंस में सैटरडे सस्पेंस एंड स्टार ब्लॉकबस्टर्स, दे वर देयर। सो हर जॉनरा में कुछ सीरियल्स थे जो ऑडियंसेस को पसंद आते थे, एंड एवरीबडी गॉट देयर फिल। क्लासिक्स हो या शॉर्ट स्टोरीज हो या रिलेशनशिप्स हो, लव स्टोरीज हो, सब कुछ थे। हिस्टोरिकल्स, माइथोलॉजिकल्स, ऑफ कोर्स महाभारत, रामायण एंड सारे जो बाद में बने। सो वो एक जमाना था। क्या आप लोग देख भाई देख में एक परिवार जैसे थे? बिल्कुल बिल्कुल, आई मीन दे वर ऑल देयर अराउंड, एंड like Nukkad also, I didn't feature in Nukkad. मैं सेट पे जाता था, अजीज मिर्जा एंड द होल गैंग वर देयर, और इतने कैजुअल थे, इतने इट वाज नॉट लाइक अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड ऑफ टुडे कि सब अपने वॉकी टॉकी से बोल रहे कि एक्टर कमिंग, एक्टर मूविंग, एक्टर दिस, एक्टर दैट। इट्स लाइक अ जेम्स बॉन्ड फिल्म विद ऑल वॉकी टॉकीज। वहाँ सब थे उधर, हाँ रेडी है, शॉट रेडी है, चलो शूट करते हैं। आई थिंक दैट लिटिल जो एफर्टलेसनेस आया उस सब में से, एक स्पॉन्टेनिटी उस सब में से आया, both from the director's point of view and the writers and the actors. So they were all one. Theatre people, theatre ka discipline, so all that accounted for this. क्या कॉर्पोरेटाइजेशन ने फिल्म इंडस्ट्री, स्पेशली हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय किया है? क्योंकि मैं सुनता हूँ कि बोलते हैं कि यार ये लोग जो पढ़े लिखे हैं, एमबीए पढ़ के आते हैं, क्रिएटिव लोगों को पीपीटी पे, रिसर्च पे ज्ञान बांटते हैं। कभी कभार बड़े से बड़े डायरेक्टर, प्रोड्यूसर बैठे रहते हैं और सुनते हैं ये लोगों को जो शायद इतने एक्सपीरियंस नहीं है इन मेकिंग फिल्म्स, पर वो मार्केट का फंडा मारते हैं। और वी डन दिस, ये रिसर्च है, बोर्ड पे कुछ लिख देते हैं, और इसलिए फिल्में पिट जाती हैं। नहीं, इसलिए पिट जाती है नहीं, दैट्स नॉट द राइट थिंग। एक चीज़ है कि आप यू आर ट्राइंग टू सॉर्ट ऑफ एक तरीके से मेथड लाना चाहते हैं केओस में, कि पहले इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स थे, नासिर हुसैन साहब थे या बप्पी सोनी साहब थे या मनमोहन देसाई एंड ऑल दीज प्रकाश मेहरा, ये सब बैनर्स थे और लोग काम करते थे, और एक तरीके का ऑर्डर शायद नहीं था। एक फिल्म यूज्ड टू टेक अ ईयर एंड मोर टू मेक एंड ऑल दैट, बट दे यूज्ड टू रिकवर द मनी ऑल्सो। उस ज़माने में आई थिंक टिल द 1980s तक किसी फिल्म ने एक तरीके से लॉस नहीं किया। कहीं ना कहीं से बी सेंटर, सी सेंटर, सैटेलाइट, टेक्नोलॉजी, सब में से कुछ ना कुछ रिकवर करके रहे वो लोग, अनलेस इट वाज वेरी वेरी बैड और समथिंग। उसके बाद जो हमने कहा कि ओके वील गो द स्टूडियो वे, अमेरिका में जो एमजीएम है और पैरामाउंट है और वार्नर्स हैं एंड ऑल दिस, उनके इसमें एक ऑर्डर होता है, सो हम ऑर्डर लाते हैं एंड वील गेट पीपल। बट जो लोग आते हैं दे आर नॉट पीपल फ्रॉम द क्रिएटिव वर्ल्ड, हालांकि वो अपने आप को इस तरीके से प्रेजेंट करना चाहते हैं कि हमको बहुत कुछ आता है क्रिएटिविटी के बारे में, फिल्म मेकिंग के बारे में, राइटिंग, एग्जीबिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, whatever, direction. Again, that is where I think the problems happened. There's nothing wrong in being an MBA or this thing, आप बहुत qualified हो, good.
you know how exactly to do things scientifically. जैसे मैंने कहा कि it is the science of art, but उसके आगे क्या सिर्फ 100 लोग जो बैठे हैं एक बहुत स्प्रॉलिंग ऑफिस में अपने लैपटॉप्स पर और साथ बैठे आदमी से कह रहे हैं कि आई हैव सेंट यू अ मेल, प्लीज चेक? आप बात क्यों नहीं करते एक दूसरे से? कम्युनिकेशन उस तरीके का क्यों नहीं? आप सब कुछ मेल्स पे ही होगा, सब कुछ उस तरीके से ही होगा, फॉर्मलाइज्ड ही होगा। द इनफॉर्मल वे ऑफ फिल्म मेकिंग जो है वो कहीं ना कहीं खो गया है। और मुझे नहीं लगता कि जितने लोग वहाँ बैठे हैं और जो कहते हैं कि हमें फिल्म मेकिंग या ऑडियंसेस के बारे में सब कुछ पता है, जो क्या फिल्में क्या चलेगी क्या नहीं चलेगी, नो, दे रियली डोंट नो। दे आर होपिंग टू गॉड दैट दे आर राइट। एंड यहाँ पर आई लाइक टू से द वर्ड दैट वी आर यूजिंग इन द इंडस्ट्री, स्पेकुलेशन, gamble. Filmmaking is a gamble. Filmmaking is speculation. Nothing is, why? Why are we talking about art in the language of gambling? जुआरी की तरह क्यों बात कर रहे हैं हम आर्ट के बारे में? क्योंकि we are not sure कि हम क्या बनाना चाहते हैं, या we are not certain कि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं या गलत। हम लोग हमेशा डाउट में ही जीते हैं कि भैया निकल जाए तो अच्छा है। क्यों? वाई आर यू नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट वॉट यू आर क्रिएटिंग? बिकॉज आप कोशिश कर नहीं रहे हो। ईदर यू आर नॉट क्वालिफाइड और यू आर नॉट अटेम्प्टिंग इट। एंड आई वुड से यू आर नॉट क्वालिफाइड। टेक इट, फेस इट, यू आर नॉट क्वालिफाइड। आप सिर्फ ये बैठ के रो रहे हो कि इंडिया में कोई भी फिल्म ऑस्कर में जाती है तो फिर उसको सेलेक्ट नहीं होता है या कांस में नहीं होता है। क्यों? आप हिस्ट्री उठा के देखिए। नीचा नगर वॉज द फर्स्ट फिल्म टू विन द ग्रांड प्री इन कान फ्रॉम इंडिया। चेतनानंद, अडूर गोपाल कृष्णन, शाजी करुण, अरविंदन, सत्यजीत रे, मृणाल सेन, गिरीश कासरवली, यहाँ पे शांताराम बापू, बिमल रॉय। Where are all these great filmmakers today? I mean, इनके इक्विवेलेंट्स किधर हैं? आप उनको पनपने ही नहीं देते हो। श्याम बेनेगल was supported by Blaze Enterprises। जब उन्होंने अंकुर, मंथन, निशांत ये सब फिल्में बनाई, इतनी सारी अच्छी फिल्में बनाई, क्लासिक फिल्में बनाई, क्यों? बिकॉज एक सॉलिड प्रोडक्शन कंपनी था उनके पीछे, ब्लेज एंटरप्राइजेस, और वो फिल्म बना पाए। Adur Gopal Krishnan, Arvindan. There was a gentleman called Ravi and his company was called General Pictures in Kerala. जब अडूर गोपाल कृष्ण और अरविंदन जाते थे उनके पास, बोलते कितना पैसे चाहिए, हाउ मच डू यू वांट? कभी ये नहीं पूछते थे कि क्या फिल्म बना रहे हो और किसको ले रहे हो, कौन से स्टार को ले रहे हो। यहाँ आप कॉर्पोरेट्स के पास जाते हो तो सबसे पहले ये कि हु इज द स्टार, ओके, व्हाट्स द बजट, What is the ROI? What is the return on investment? आप ये नहीं पूछोगे कि क्या फिल्म बना रहा हूं मैं, क्या स्क्रिप्ट है। और फिर फॉर्मेलिटी के तौर पे एक 6 लोग बैठ के स्क्रिप्ट सुनते हैं, और चूंकि वो अपनी कुर्सियां बचाना चाहते हैं, अपनी सैलरीज अर्न करना चाहते हैं, आपको कुछ ज्ञान बांटते हैं कि इसको थोड़ा सा इस तरह से चेंज करो, इसको थोड़ा सा इस तरह से करो। अभी मैंने एक फिल्म बनाई है, जस्ट 1 week बैक आई फिनिश्ड, आई रैप्ड। इट इज गॉट, आई थिंक, वन ऑफ द मोस्ट स्टेलर कास्ट्स इन हिंदी। आदित्य रावल, परेश रावल का बेटा, ही इज अ फ्यूचर स्टार। अब मैं लोगों को कन्विंस करते करते मुझ में ताकत नहीं है ये कन्विंस करने के लिए। आई एम कन्विंस्ड आदित्य रावल इज अ स्टार। परेश रावल जी हैं, आदिल हुसैन हैं, शारिब हाशमी है, तनिष्ठा चैटर्जी है, डॉली आलूवालिया है, गगन रार जो तेलगी किया था सेकंड सीजन ऑफ स्कैम, वो है। इस कास्ट को लेके मैंने एक कहानी लिखी विच इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल इमोशनल स्टोरी, विच इज़ अ ट्रू स्टोरी। जिन जिन लोगों के पास गया फॉर फंडिंग, उन सब ने मुझे बताया उस फिल्म के साथ मुझे क्या करना चाहिए, कैसे रीराइट करना चाहिए, क्या करवाना चाहिए हीरो के से,
हीरो से, मैंने कहा ये मेरी फिल्म नहीं है, मैं बना लूँगा इसको, आई डोंट नीड योर फंडिंग। तो अगर हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि आप बार बार बोलते हो ग्लोबल सिनेमा, वी डोंट टच द स्टैंडर्ड्स ऑफ ग्लोबल सिनेमा, वी डोंट रीच ऑस्कर स्टैंडर्ड्स और व्हाटएवर स्टैंडर्ड्स, आप मौका देते हो हमको करने के लिए? डू यू बिलीव इन अस? नो, हमें नहीं चाहिए इस तरीके की फिल्में। यहाँ ये है कि जो ट्रेडिशन है, ट्रेडिशन आई मीन प्योर सिनेमा, क्लासिक सिनेमा वर्सेस टेक्नोलॉजी, उन दोनों को मैं ब्लेंड करने की कोशिश करूंगा। आई एम अ पर्सन जो आईफोन की तरह हर साल मैं अपने आप को अपग्रेड करता हूँ। आई कीप अप विद द टाइम्स, आई कीप अप विद टेक्नोलॉजी, कीप अप विद एवरीथिंग। उस टेक्नोलॉजी को आप सब्जेक्ट और कंटेंट के साथ जोड़ने की कोशिश करते हो, लेकिन उनको नहीं चाहिए, उनको सिर्फ टेक्निक चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, ओनली स्टाइल, नो सब्सटेंस। सो इन लोगों के साथ आप क्या बात करेंगे? आप तो सर पीटेंगे। इट्स अ लूजिंग बैटल। मैं तो कहता हूं कि इट्स अ मिरेकल कि मुझ जैसे लोग, अभी 22 साल में मैंने 20 फिल्में की है। आई डोंट नो हाउ, ऑल दोस काइंड पीपल हु केम टू सपोर्ट मी, आई डोंट नो वेदर दे बिलीव्ड इन मी और नॉट बिलीव्ड इन मी, कहीं ना कहीं समथिंग मस्ट हैव स्ट्रक अ कॉर्ड, या तो मेरी कहानी, या तो द वे आई एम गोइंग टू ट्रीट इट, या तो द एक्टर्स हु आर गोइंग टू ट्रीट इट। मेरी एक फिल्म अभी पिछले साल बन के रेडी है, इट्स कॉल्ड द स्टोरी टेलर। और स्टोरी टेलर इज बेस्ड ऑन an original story written by no less than सत्यजीत रे। I wanted to do it as a tribute कि सत्यजीत रे के सेंटिनरी ईयर पे मैं द मास्टर मानिक दा के लिए मैं एक ट्रिब्यूट करूं। इस आदमी ने हमें इंस्पायर किया, इनकी फिल्मों ने हमें इंस्पायर किया है टू गो द राइट वे। सो उसमें परेश रावल जी हैं, आदिल हुसैन है, रेवती जी हैं, तनिष्ठा हैं, एंड इट्स अ स्टोरी रिटन बाय सत्यजीत रे, नॉट बाय मी। और लोगों को प्रॉब्लम है, सत्यजीत रे कौन? दैट वाज वन क्वेश्चन आई वाज आस्क्ड। फिर ये बार बार अब सत्यजीत रे क्यों कह रहे हैं? आप बोलो ना कि परेश रावल है, ये है, सब स्टार्स हैं आपके पास, यू प्ले ऑन दैट। They don't see the merit of the kernel in the coconut, they see the shell. ये प्रॉब्लम है। हाउ डू यू फाइट दिस? I'm trying for distribution for Storyteller. It's a very entertaining film. It's one of the rare Satyajit Ray कहानियां है जिसमें ह्यूमर है। It's a very entertaining film. फिर भी अब तक रिलीज हुई नहीं है और शायद हो जाएगी अभी जल्दी से, because it is one of the prestigious films for Geo Cinema. It's gone all over the world and it has won accolades and awards and everything. So ये सब बनाने के बावजूद अगर आपको, यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ एवरी टाइम कि देखो मैं एक फिल्म मेकर हूँ, लेकिन मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू डू इट ऑन दैट लेवल। आप एक कांस फिल्म फेस्टिवल या वेनिस फिल्म फेस्टिवल के आप जाइए मत फेस्टिवल में, आप सिर्फ उन फिल्मों के सिनॉप्सिस पढ़िए जो फिल्में सेलेक्ट हुई हैं। इस तरह से माइंड बॉगलिंग है, इस तरह से आपको एकदम हिला के रख देगा कि सोचना, बनाना तो दूर, आप सोच भी नहीं सकते उस तरीके की फिल्में यहाँ, बिकॉज यू विल नॉट बी अलाउड टू थिंक ऑफ देम। सो व्हाट डज वन डू इफ आई एम ट्राइंग टू डू इंटरनेशनल सिनेमा, इफ आई वांट टू डू ग्लोबल सिनेमा? इस सब के बावजूद कि वट एवर इट इज़ यार, कॉर्पोरेटाइजेशन हो या एक फार्मूला फिल्म के झंझाल में हम फंसे हुए हैं। आई हैव नथिंग अगेंस्ट मेन स्ट्रीम सिनेमा। एक ज़माने में मनमोहन देसाई, प्रकाश मेहरा, नासिर हुसैन, उनकी सारी फिल्में अलॉन्ग साइड ऋषिकेश मुखर्जी, गुलजार, बासु चैटर्जी, विमल रॉय की फिल्मों के साथ साथ हम देखते थे। देयर वाज ऑडियंस फॉर बोथ एंड ऑल द फिल्म्स वर हिट्स। सो आई हैव नथिंग अगेंस्ट मेन स्ट्रीम सिनेमा। लेकिन एक चीज़ है कि उस ज़माने में अमर अकबर एंटनी या हम किसी से कम नहीं या तीसरी मंजिल या जो भी आप पिक्चर का नाम ले, उन फिल्मों में क्या था जो आपको अच्छा लगा और अभी भी अच्छा लगता है, लेकिन ये फिल्में आपको अच्छे नहीं लगते हैं? क्यों? क्योंकि उसमें एक इनोसेंस था, उसमें एक राइट फ्रॉम द हार्ट था। हियर वी आर ट्राइंग टू बी ओवर स्मार्ट, वी थिंक दैट वी आर डूइंग समथिंग वेरी क्लेवर, and that is what is making the difference between mainstream cinema of the 60s, 70s and 80s
and mainstream cinema of today. डेलुलू सोलुलू, बच्चे की जान लोगे क्या? हाई ऑन चाय, चाय प्रेमी विचित्र प्राणी, बुलाती है मगर जाने का नहीं. Yes, Angar's latest collection of t-shirts, hoodies, jumpsuits are out. Trendy, cool, new designs with slogans that you and I see in our daily lives at affordable prices. Also, if you're an Angar customer, if you have the Angar merchandise with you, click pics with them and post it on your Instagram and tag me at the rate Sid_Kannan and I would love to repost them. Angar pehno और Angar मचाओ. मैं आपको यहां पे ले जाना चाहता हूं, टॉकिंग अबाउट ऑस्कर winning films that have represented India at the Oscar level. लापता लेडीज. आपने कहीं कहा है या ओपनली कहा है कि लापता लेडीज इज वेरी सिमिलर टू योर फिल्म घूंघट के पट खोल. वेरी सिमिलर टू योर फिल्म कि कॉपीड योर फिल्म? व्हाट डू यू फील? देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता कि इन्होंने कॉपी किया क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है. लेकिन 1999 में जब फारूक शेख साहब, सत्यन कपूर साहब और मैं, हम लोग बैठे थे चमत्कार के सेट पे, और सत्यन कपूर साहब मुझसे बता रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई ही सेड इट, यार तुम्हें पता है कि जब मेरी शादी हुई थी मुझे नेक्स्ट डे शूटिंग के लिए वापस आना था. अब उन दिनों में क्या है, गांव में तो घूंघट में होती थी औरतें, तो मैं मेरी बीवी को बस स्टेशन पे बिठाया, घूंघट पे थी, लगेज रखा, मैंने कहा यहीं बैठ जाओ, कहीं जाना नहीं, मैं जाके बस का टाइम पूछ के आता हूँ. जब मैं वापस आया तो देखा बीवी गायब. वहाँ देखा तो दूर जा रही है पोर्टर के साथ. वो पोर्टर ने वो ट्रंक उठाया था, उसको लगा कि यही हस्बैंड है क्योंकि घूंघट के थ्रू उसने देखा नहीं था. तो फारूक शेख साहब ने मुझसे कहा, अनंत, देयर इज अ प्लॉट इन दिस, यू सीइंग इट? आई सेड यस, आई एम सीइंग इट. और वहाँ हमने, दैट्स हाउ वी रोट घूंघट के पट खोल, कि दो लड़के टाउन से जाते हैं विलेज अलग से, और दोनों ने अपनी बीवी को नहीं देखा है क्योंकि वो ट्रेडिशन है, और दोनों को वापस आना है क्योंकि नेक्स्ट डे दे हैव टू रिज्यूम देयर जॉब्स, फैक्ट्री है, अदर्स दे विल मिस देयर पे. और ट्रेन स्टेशन में आते हैं, ट्रेन स्टेशन में वो बिछड़ जाते हैं, और या इट्स मिक्सड अप हो जाते हैं. ईच both of them come to the city thinking that they have come with their wives. और जब घूंघट उठता है घर पे तो पता चलता है फ्रॉम फ्रेंड्स कि ये वो लड़की नहीं है जिसके साथ तुम्हारी शादी हुई थी. एंड नाउ द हंट स्टार्ट्स फॉर द रियल स्पाउस. इज इट? और यू डोंट से नो, इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस दैट दिस इज द सेम थीम ऑफ लापता लेडीज. मुझे तो बहुत हंसी आई. नाउ नोबडी विल क्लेम दैट हमने कॉपी किया. व्हाई शुड एनीबडी क्लेम? अगर किया भी है तो क्या प्रूफ है उनके पास या मेरे पास? लोग बोलते हैं कि यार ये तो नौका डूबी है, रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी है, उस पर तो घूंघट बनी थी. ये नहीं, बट नौका डूबी में एक मर जाती थी और एक जिंदा है, एंड दैट इज द स्टोरी. दिस इज अबाउट बोथ हस्बैंड्स एंड बोथ वाइव्स ट्राइंग टू फाइंड द राइट स्पाउसेस. जब आपने ये स्टेटमेंट कही थी अनंत अन्ना, क्या मेकर्स ने रेस्पॉन्ड किया आपको? नहीं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि द राइटर सेड कि नो 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 नो, आई डोंट कॉपी, आई डोंट डू दिस, ये मेरी ओरिजिनल कहानी है, मैंने किसी कॉन्टेस्ट में दिया था और कॉन्टेस्ट में मैंने प्राइज जीता तो आमिर खान साहब ने उठाया. ना आमिर खान साहब को पता है नहीं पता है, दैट ऑल्सो देयर इज नो प्रूफ. ही मस्ट हैव जस्ट पिक्ड अप अ स्टोरी एंड डन इट. आफ्टर ऑल दिस वाज अ फिल्म मेड फॉर टेलीविजन, फॉर चैनल 9. दिस वाजंट रिलीज्ड इन सिनेमास. क्योंकि मैं ओपनली बोलूँ कि देखो लोगों ने देखा होगा. But the backlash was very heavy. There were about 100 or 200, 300 letters on Twitter, X, saying that yes, we have seen this on Doordarshan DD Metro, and this is the same film. अब उनको अगर ऐसा लगता है तो there must be some substance to it. आपने देखा लापता लेडीज? Yes. And I'm going to ask you up front. We've known each other for years, and I love you. Okay? आपने मुझे लॉजिक दिया, मैं रीड बिटवीन द लाइंस कर चुका. आई एम गोना आस्क यू, यू सॉ लापता लेडीज, घूंघट के पट खोल, आपका बच्चा है, जो भी प्रोजेक्ट आप इन्वॉल्व है आपका बच्चा है. Right. क्या लापता लेडीज घूंघट के पट खोल को कॉपी किया है कि नहीं? हाँ या ना?
See, up to a point, it's the same film. Now, after the discovery of the true brides, they have gone on a different tangent. Women's liberation and this and that and all that kind of thing. Now, that's a modern way of looking at it. वहाँ क्या है? The ladies respect the men because एक total stranger जो एक अजनबी ने उसको इतना respect दिया, अपने घर में रखा, हालांकि वो उसकी बीवी नहीं है. तो that is saying the same thing in two different ways. आप यहाँ women's liberation के लिए लड़ रहे हो कि हाँ मुझे पता है कि ये है वो है all that and trying to fight for your rights. वहाँ it was a quiet fight for rights and a quite dignified fight for rights. So Ghoonghat Ke Pat Khol is a very subtle version of Laapata ladies. But I will not say that the situations after a point, like there is a very funny situation where the policeman asks for the photograph. और जब photograph दिखाता है तो lady घूंघट में है, तो बोलते हैं हाँ ये कैसे हमें कैसे. The same scene is there except that there was no policeman in घूंघट के पट खोल. अब आप ही अंदाजा लगाइए कि ये इतना coincidence भी हो सकता है. तो great minds think alike. I don't consider myself a great mind, but two minds think alike. Would you have expected आमिर खान to at least pick up the phone and call you? क्योंकि आप रहे हो इंडस्ट्री में, आपने ओपनली कहा है और आपका ये समझ है, मैं जानता हूँ कि आप तब तक नहीं बोलोगे जब तक आपको यहाँ लगी होगी, और आपको लगी होगी यहाँ पे. आपने मैसेज डाला है, किसी ने रिस्पॉन्ड किया सोशल मीडिया पर, 200-300 ट्विटर यानी एक्स पे आ चुका है कि येस इट इज़ कॉपीड फ्रॉम योर फिल्म. Would you have expected Aamir Khan to call you? No. Why? They're too powerful. They're too big. I am non-existent for them. They'll say, who is he? बोलने दो, क्या फर्क पड़ता है? We'll carry on with our lives and our film. Would you have expected Kiran Rao? None of them. I wouldn't expect anyone to call me and this thing because I'm too unimportant for anyone to call and justify anything. How are you unimportant? आपने इतना काम किया, आप 40 साल रहे इंडस्ट्री में. Seniority wise, not only in age, but आप काम में भी senior. I am not like what they say, a member of the fraternity. I am a part of cinema. I am a part of the creative process. I am a creative person. But I am not part of this fraternity. And they have made it very clear to me in several ways, so many, all down the years. Who was they made it very clear that you're not part of the fraternity? The so-called powers to be, whether it is the mainstream powers, who of course don't just look through me, or the other powers, the so-called representatives of cinema, which is supposed to be trailblazing, cinema is supposed to be, world cinema, and the so-called pioneers of the new face of Indian cinema, they do not want me there. Anna, powers of cinema, they don't want you there. Who is this they? Who are the people you think are powerful? Who are running the show where Ananth Mahadevan ने, जिन्होंने contribute किया है इतने सालों से, when I was probably just born, you've been acting, उन्होंने आपको, there's a very strong line आप कह रहे हैं अन्ना, कि आपको fraternity का हिस्सेदार नहीं. ये किसको बोल रहे हैं? Who are these powerful people? They're all over the place. I mean, we used to blame mainstream cinema people, saying that, oh, they are too big, they don't, sort of bother about us. They don't care about us. But then the so-called offbeat cinema, the so-called, what they say, the trailblazers of new Indian cinema, they have also formed a certain kind of clique. And they will make sure that they will be patted on each other's back. I will write good reviews for you. I will promote your film. I'll do this on social media. So they're all there. The paradox again of the whole thing is that people like us, why do film festivals are important for us? Because film festivals are where our films are recognized, acknowledged. Now the whole brigade of the commercials, so-called, why do I call it commercial cinema? Why can't our films be commercial also? We sell a ticket, it's commercial. The so-called popular mainstream formula film, they also want a part of the pie in the festivals. They want to be seen there. They want the prestige also. Why? You are the people who said we are not here for awards. We are here for rewards from the audience. Why are you pushing into our territory? Why are you infiltrating our territory? You know it's a very limited territory and we need to survive. Why do you want to push us out of that also? How do they push you out? Oh,
Take the national awards, take the IFFI selections, take any festival selection, you will see their films over there. More than our films. पुश कैसे करते हैं अन्ना? वो क्या ज्यूरी को फोन करते हैं? No, I don't know. But when I try and find out, I am told, oh, your film lost by a whisker for the Oscar selection. And this has been going on for the last 4 years. When I make films like My Ghat, when I make films like Bittersweet, when I make films like Storyteller, which genuinely on merit qualify to be seriously considered as an Indian entry for the Oscars. It's not because I made it, because I made it and designed it that way, because that is where the global jury will take notice. It was designed for that. Every time I'm told, oh, it was very good, the whole jury voted, but then there was that one vote, or then there was that one phone call, or then there was that one person. What do you do? You don't have anything to, you can't go around tom-tomming saying that, look, this person did this or this person did that, because then they'll make sure they boycott you for the next 3 years in this particular selection. So you are in a catch-22 situation. You're trapped. अन्ना, लोग कहते हैं, बाकी अवार्ड सेरेमनी के बारे में लोग इधर उधर बातें करते हैं कि आप हॉल में बैठे रहो तो आपका अवार्ड मिल जाता है. I'm not even talking about the popular awards. No, I'm not. Now I'm coming to national. Hear me out. Yeah. But लोग कहते हैं कि नेशनल अवार्ड इकलौता अवार्ड है जहां पे लॉबिंग पावरफुल लोग आपको आउट नहीं करते हैं, गेम नहीं खेलते हैं, आपको धक्का नहीं मारते, और आप मुझे कहते हो कि नेशनल अवार्ड में भी आप जैसे लोग, जो आप जैसे फिल्म मेकर्स हैं, उनको हटा दिया जाता है. I would like to believe that. In fact, every time something goes wrong with the national award, I get hurt, because that is the only award that I really look up to. And when I got 4 of them for Me Sindhutai Sabkal, without even knowing anybody. Respect for that film. Yeah, thanks. Simply sending it as an entry, and then suddenly 4 awards come, and I say, how is this possible? Maybe they do treat things on merit, But then it didn't happen subsequently. I was told my film Dr. Rakmabai was the final selection, and it got knocked off by another film because of something which happened at the last moment. I was told by an eyewitness at the jury. When Bittersweet went for the national awards, one of the jury, they're all friends at the end of the day, they call up, said, I don't know why you didn't win. We voted so strongly for that. We were so sure that it would win. And it's a subject that has never been treated before, not just in India, but all over the world. It's about hysterectomy amongst female sugarcane workers. The whole mafia that is removing the uterus from the body of the woman so that she can work for 4 more days and earn more money for the sugarcane lobby. This is something that is an absolutely gut-wrenching subject. It's not that it's a film that has been seen before or been considered before, a subject that has been treated before. So when you get these things and when you try and do things which are totally out of the box, and then you get rejected, you're human at the end of the day. You have confidence in yourself. You say, no, it's not because of the film. It's because of some human error or human factor somewhere. There are different juries which think differently. You grant it to them. But you still feel disappointed, you still feel disheartened, and you still feel an amount of morale that has been broken and disappointment at the end of the day. I'm going to ask you in one line. You believe that the Bollywood mafia, national awards में भी उनका say होता है और वो displace करते हैं actual films या contenders को जिनको मिलना चाहिए? There are many laughable prizes that have been given. Tell me. So many. Over the years, I can't name all of them. So there are so many of them, and then they've been so obvious that you don't even have to name them. If you just Google them, you'll know who the winners were. But I'll tell you, there is a certain power lobby. It comes from the political side, it comes from the filmmaker side, it comes from certain funders' side, it comes from a lot of people. I'm glad that they're all fighting for the national award. I'm glad they are considering it a prestigious award. But at the end of the day, when it's given to the wrong film, isn't it so obvious that things have been sort of manipulated? It's like, saying the obvious lie and saying it's the truth. So that is what I'm sad about. The adulteration of the one pure award that we have. क्या लापता लेडीज को
जायज़ है to go for the Oscars representing India? I don't know, I haven't seen the other films in competition. Although everyone keeps saying that all that we imagine as light was the film that should have gone, because it did get some kind of international recognition and people there know it. But let me tell you, not one Satyajit Ray film was sent as India's entry for the Oscars, although that man made some of the greatest films ever. So you can judge what kind of sort of mindset is there in the jury in India all over the years. You don't see Oscar material. That is the problem. Not that they would have won it. When I was on the jury one of the years, in fact, I did not want to go. I said, we don't have the films to send. Why do you? And you always send the wrong films. So why? Don't call me as a member of the jury. Then my friends told me, if you feel so strongly about it, then go fight. Send the right film. So let me finish this. So I went. And that year we sent Village Rock Stars, Rima Das's film. I said, see, look, there is no guarantee that this film will go anywhere, even in the final selection. But at least we are not sending a film that we will be scoffed at, laughed at, sneezed at. That is important. We have light years to go before we make a film that would even come in the 5 nominations, the top 5 nominations. Forget even winning an international Oscar. I have to come in now. You mean to say जब हमारे फिल्म ऑस्कर नॉमिनेशंस के लिए जाते हैं, जो इंटरनेशनल ज्यूरी है, जो वो हंसते हैं हमारी फिल्मों पे कि ये क्या आया है? I'll give you an example. When I go out, normally my films get selected in festivals abroad. When I go out there, I literally have to beg the foreigners, because they're all foreign people over there. They're either Americans or Germans or Europeans or Englishmen, wherever they are. Please come and see my film. This film is screening today at 4:30 in this theater. Oh, Bollywood. Yeah, we can always see that later. I said, sir, it's not. It's something different. I've attempted something different. Please come and watch it. It's about India's first practicing lady doctor. She's called Dr. Rakmabai. She came to England. She met the Queen of England, and the Queen of England helped her to complete her graduation. Please come and watch it. After so much pleading and plodding, they finally come and watch it, and then they come out and say, oh, this is international. Now, if you have to go to that extent to sell and market your film, trying to convince them that, look, this is not formula. This is something which you people believe in, which will resonate with global cinema. You can understand what they do with our films when they go to the Oscars. Now, you go there and lobby and you spend 500 crores and you advertise in Screen and Variety International and Hollywood Reporter. That's another thing. And you have luncheons with them and you make them watch the film forcefully. That's another thing. That kind of lobbying is different. But at the end of the day, where does all that lead? Nowhere. Anna, wow. जब आप कहीं रहते हो पब्लिक आउटिंग में, जब आप करण जौहर या पावरफुल फिल्म मेकर से मिलते हो, हाउ आर दे टुवर्ड्स यू? डू दे वॉक अप टू यू? दे टॉक टू यू अबाउट योर सिनेमा, जैसे वो दूसरे सिनेमा के साथ बात करते हैं फिल्म मेकर्स के साथ? नहीं, कोइंसिडेंटली करण जौहर साहब के साथ मेरी मुलाकात नहीं हुई थी। एक बार आईफा में सिंगापुर में, तो इट वाज जस्ट अ हाय हेलो। वो उनको शायद पता भी नहीं है कि मैं क्या फिल्में बनाता हूँ या मैं फिल्में बनाता हूँ। उनके फादर के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस थे मेरे, क्योंकि उस वक्त मैं उनकी फिल्मों का पब्लिसिटी एडवर्टाइजिंग करता था, दोस्ताना एंड अदर फिल्म्स, अग्निपथ एंड ऑल दैट। सो इट्स अ डिफरेंट ब्रीड। अभी वो जनरेशन दूसरी थी जो यू यूज्ड टू नो। आई यूज्ड टू नो गुलशन राय, एन सिप्पी साहब, यश जौहर साहब, Shakti Samantha, Atma Ram, all these people. There was I used to learn from them. I used to meet them, learn from them, Gulzar Sahab and all these greats. But इस वक्त मैं ये नहीं कह सकता कि कोई ऐसा है जिसके साथ मैं जाके बैठूं और सिनेमा डिस्कस करूं। आप बड़े रिस्पेक्टफुल है एज अ पर्सन। आप अपने क्राफ्ट या आर्ट, जो भी whatever you like to define it, you know it well. Have you ever been humiliated by a Bollywood filmmaker or a Bollywood actor of the current lot? नहीं, वो नौबत तो नहीं आई, किसी ने उस तरह से नहीं किया। हाँ, ये है कि
दिखते हैं, स्क्रिप्ट भेज दो. The humiliation comes from the rejections that you get from platforms and corporates and all that without any जो वैलिड रीजन है, जो आपको पता है कि एक स्टैंडर्ड ये है कि दिस डज नॉट फिट इन आवर स्कीम ऑफ थिंग्स, ये हमारे नेक्स्ट ईयर के स्लेट फुल है, ये है. आप पढ़ते भी हो, आप सुनते भी हो, कुछ नहीं करते हो. सो इस तरीके का जो ब्लाइंड रिजेक्शंस जो होते हैं, एक तरीके से ब्लैकआउट्स या ब्लैंकआउट्स होते हैं, वो ज़्यादा ह्यूमिलिएटिंग है. लोग तो नहीं, आई मीन द जनरेशन इज़ वेरी गुड, दे आर वेरी ब्राइट पीपल, यंगस्टर्स हैं, गुड एक्टर्स हैं, सब लोग हैं. तो वहाँ से ही इनफैक्ट द कॉन्फिडेंस दैट दे हैव गिवन मी, और जो प्यार उन्होंने दिया है, परेश रावल जैसे वेटरन हु wants to work with me in my films. So ये रिस्पेक्ट, उल्टा मुझे रिस्पेक्ट बहुत मिला है, रिगार्ड बहुत मिला है, बट फ्रॉम द राइट पीपल, फ्रॉम द राइट, जो मैटर करते हैं. बाकी के लोगों के साथ मैं ज़्यादा घुल-मिल नहीं करता हूँ. आई डोंट गो आउट फॉर पार्टीज, आई एम नॉट द सोशलाइजिंग टाइप. सो मेरा मिलना भी नहीं होता है. बट जिनसे मिलता हूँ, जिनके साथ मैं एज अ को एक्टर काम करता हूँ, ऑल ऑफ देम वी हैव अ ग्रेट कैमराडरी. चलिए चलते हैं जबान संभाल के. जी. व्हाट अ लाइन अप. आप एज मिस्टर मुखर्जी, विवेक वासवानी जी, दिनयार सर, पंकज कपूर साहब थे, पंकज टॉम कपूर। ऑल्टर थे, भावना बलसावर, शुभा खोटे, विजू खोटे, सबके सब थे. और राजीव मेहरा डायरेक्टर थे, अगेन फिल्म मेकर. उस बहुत फर्क पड़ता है. किससे बताओ ना क्या होता था शूटिंग के टाइम पे. ओह, बहुत कुछ. आई मीन वो क्लासरूम हमने सेटअप किया था रशियन सेंटर, कल्चरल सेंटर में, पेडर रोड पे. और 3 कैमरा 4 कैमरा सेटअप था. इट वाज नॉट अ 1 कैमरा सेटअप. सो सब कुछ इट वाज ऑल एडिटेड ऑनलाइन. और अ क्रेजी गैंग, टोटली क्रेजी गैंग. कीथ स्टीवनसन थे, एक नाइजीरियन, एक्चुअल अफ्रीकन था जो उसने नाइजीरियन प्ले किया. और चूंकि ये सब्जेक्ट ही इतना, इट वाज द होल रीमेक जो था ऑफ माइंड योर लैंग्वेज, इट वाज सो फनी. और हिंदी में वो सुनना और करना और भी स्कोप था, क्योंकि हर आदमी हिंदी अलग सा बोलता है. वहाँ तो सिर्फ एक लैंग्वेज था, इंग्लिश. यहाँ तो सब कुछ, कोई तमिल में बोलता है, कोई अरबिक में बोलता है, कोई अफ्रीकन में बोलता है, कोई बंगाली में बोल रहा है. सो दैट द होल मर्डर ऑफ द लैंग्वेज जो बोलते हैं, और जिस तरीके से वो फनी जिससे लिखा गया, और इट वाज सो फनी. आई थिंक वी हैड अ वेल ऑफ अ टाइम. वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू द शूट बिकॉज इट वाज मोर लाइक अ थिएटर ग्रुप enjoying itself rather than actual shooting. आपने माधवन को डायरेक्ट किया घर जमाई में, फिर आपके खुद के डायरेक्टोरियल डेब्यू ऑन द बिग स्क्रीन दिल विल प्यार व्यार में भी वो थे. व्हाट मेड और व्हाट मेक्स माधवन स्पेशल? इससे पहले मैं आपको घर जमाई के बारे में पहले बताऊं. जी, बताइए. कि घर जमाई की जो कहानी थी, मैं तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी में था, और उन दिनों में अभी भी है वो, एक टैबलॉइड थी मिड डे. तो मिड डे में एक न्यूज़ था कि श्रीधर क्षीरसागर इज लुकिंग फॉर अ न्यू पर्सन टू प्ले द टाइटल रोल इन अ न्यू सीरियल ही इज मेकिंग कॉल्ड घर जमाई. तो मैंने कहा कि ये न्यूज़ कब दिया होगा, 2 दिन पहले दिया होगा, अब आया है, अब तक किसी कोई मिल गया होगा उनको. यू वोंट बिलीव इट, मैंने एक टैक्सी ली फ्रॉम प्रार्थना समाज ओपेरा हाउस स्ट्रेट डाउन टू वर्ली नियर कॉपर चिमनी. और वो जो टैक्सी ड्राइव जो था, उसमें माई हार्ट वॉज पंपिंग. सेड, एम आई डूइंग द राइट थिंग? विल आई रीच बी देयर ऑन टाइम? क्या मैं कुछ कर सकता हूँ इस आदमी के साथ, कन्विंस कर सकता हूँ श्रीधर क्षीरसागर को. उनके बहुत ही वेरी, क्या बोलते हैं, एस्थेटिकली मेड ऑफिस में अंदर चला गया. अब उसके ऑफिस में बहुत वो एक ट्रिक था कि वो जो फ्रंट डोर था उस पर एक मिरर था, और हमें क्या पता नहीं था कि वो 2-वे मिरर था. तो बाहर रह के हम लोग अपने अपने बाल वाल सब करते थे, और पीछे अंदर लोग हंस रहे थे, देख 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 देख, ये एक और एक्टर आया, ये अपने बाल बना रहा है उधर. सो वी वेंट इन. आई टोल्ड श्रीधर, आई हैव जस्ट फिनिश्ड अ सीरीज कॉल्ड अड़ोस पड़ोस इन साई ब्रांच पे, और आई जस्ट रेड अबाउट दिस इन द मिड डे, एंड आई वांट टू, व्हाट डू यू वांट? आई वांट टू प्ले घर जमाई. So he looked at me and, you're a South Indian? I said, yeah. How's your Hindi?
I said, what do you want it to be? Good, bad? सब कर लेंगे रोल के लिए. So unfortunately, it's good, but for this role, I can make it bad, you know. So he said, okay, I'll let you know. तो 15-20 दिन के बाद जब मैंने ऑलमोस्ट उम्मीद छोड़ दी थी, एक फ़ोन आया एडवर्टाइजिंग एजेंट में कि मैं मोहना सिंह बोल रही हूँ, आई एम श्रीधर असिस्टेंट एंड यूर ऑन. ऑलमोस्ट फ़ोन हाथ से गिर गया मेरा कि ये एक चांस लिया था मैंने लाइफ में. सी कभी कभी ये होता है कि आपको लगता है कि नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, और आपने यू जस्ट गिव इट, एक शॉट दे दिया आपने और हो गया. एंड दैट वो इट बिकेम अ डिफाइनिंग थिंग इन माई लाइफ, क्योंकि उसमें मुझे फरीदा जी के साथ काम करने को मिला. हूँ आई यू नो ऑफ कोर्स आई ऑलवेज रिस्पेक्ट, दोज डेज आई वाज लाइक अ फैन बॉय. सतीश शाह, फरीदा जलाल, एक यंग एक्टर था रजित कपूर करके, who today is a well known actor. तो इन लोगों के साथ काम करने को मिला. एंड श्रीधर क्षीरसागर ने कहा कि बस आप लोगों की ज़िंदगी बन गई है. लेकिन दूरदर्शन का प्रॉब्लम ये था कि उनको लगा कि ये जो क्लैश ऑफ कल्चर्स है नॉर्थ एंड साउथ, ये थोड़ा सा रिफ्ट क्रिएट करेगा बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ. तो ये 13 एपिसोड से ज़्यादा नहीं करना चाहिए आपको. 26 और 52 जो प्रॉमिस किया गया था वो नहीं हुआ. अब कट टू सेवरल इयर्स लेटर, जब मैं डायरेक्टर था, मैं श्रीधर के पास गया, बोला कि श्रीधर जी आप घर जमाई के राइट्स दे सकते हैं मुझे, मैं डायरेक्ट करना चाहता हूँ. क्या बात कर रहे हो? एंड ही गेव इट. ही वॉज वेरी ग्रेशियस एंड ही गेव इट अलॉन्ग विद द टाइटल ट्रैक एंड द टाइटल म्यूजिक एंड एवरीथिंग. फिर मैंने कहा कि सतीश जी के बगैर तो मैं ये नहीं करूँगा. ही इज़ द फनीएस्ट गाय ऑन अंडर द फेस ऑफ द अर्थ, यू नो. यू जस्ट लुकिंग एट हिम यू फील द सेम. बट फरीदा जी उस वक्त शी वॉज बिजी, सो वी टुक साधना सिंह एज द वाइफ. फिर मैंने कहा कि यार उन दिनों में तो मैं कर सकता था ये, यू नो, 20 साल पहले. आई वॉज साउथ इंडियन घर जमाई. अब किसके लिए? वी हैड दिस बॉय कॉल्ड माधवन हु हैड डन बनेगी अपनी बात और वन सी हॉक्स या कुछ किया था. सो उनसे मिले एंड देन वी मेड हिम द घर जमाई. एंड ही वॉज द closest to what we thought, you know. And he had a natural South Indian accent, so it was not even a put-on accent kind of thing. So that also helped. And of course, he had, you know, between the two of them, the camaraderie was very good. Satish ji के साथ उनका जो timing था बहुत अच्छा था. Mandira was very good, and we had quite a cast that time. Gracie Singh अचानक छोड़ के चली गई because she got cast in Lagan. You know, उस तरीके का तो it was quite a famous thing. 72 episodes हो रहा था. 75th we were hitting 75. Z, it was the top show on Z. कि रात को मेरे दरवाजे पे किसी ने घंटी बजाई, माधवन साहब अंदर आए, बैठे, आपके साथ कुछ बात करनी है. हाँ हाँ बोलिए. वो क्या है कि मणिरत्नम साहब ने सीरियल देखा था और वो मुझे एज अ हीरो ब्रेक देना चाहते हैं अलैपायदे में. इट्स अ फिल्म इज मेकिंग. तो मैं दोनों तो नहीं कर सकता, और उनका शर्त ये है कि मैं सीरीज और टेलीविज़न सब छोड़ दूँ और सिर्फ फिल्म करूँ. तो फिर क्या, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट मी टू से? आई सेड गो एंड मेक योर लाइफ. वील टर्मिनेट द सीरीज. So after 75 episodes, we closed it down despite the series doing very well. And the humor touching a level of absolute cerebral intelligence. Even in America, it was called the #1 Indian comedy show with aesthetics. So that's how it happened. And then later on, of course, when I did Dil Vil Pyar Vyar, we asked him, Shergill, we asked Sanjay Suri. So we had this, you know, the first tribute to published music of R.D. Burman. So that's how Dil Vil Pyar Vyar happened. So Ghar Jamai was, I wish it could have gone on, but then I couldn't have, you know, stopped someone's future. I mean, that would have been very unfair on my part. So that's the interesting backstory of Ghar Jamai. But coming back to Zaban Samal Ke, and Ghar Jamai, when I was cast as the South Indian son-in-law, yeah, so Rishikesh Mukherjee was making a film called Hum Hindustani.
जिसमें ही कास्ट मी एज अ साउथ इंडियन अगेन, बिकॉज ऑल अबाउट पंजाबी, साउथ इंडियंस, बंगालीज, पारसी, तो ऑल अ कम्युनिटी लिविंग इन वन बिल्डिंग, यू नो, हम हिंदुस्तानी thing. So there again I was cast as a South Indian. So when Rajiv Mehra called me for Zaban Samal Ke, I said, is it to play a South Indian again? He said, no, you're playing a Bengali. I said, great. For a change, I'm not doing a South Indian and you've broken the typecast finally. So Zaban Samal Ke was the first series to break the typecast of me being a South Indian. झलक दिखला जाओ, अक्सर, राइट? हाँ जी. इमरान हाशमी, उदिता गोस्वामी, गाने सुपर हिट, आज तक बजते। इनफैक्ट उस टाइम पे तो ऑटो रिक्शा वाले तो बिंदास, हमारे जो भाई बहन थे वहां पे जो बजाते थे। क्या था उस फिल्म में? व्हाट वाज दैट थिंग अबाउट इमरान हाशमी जो आपने कहा ये बंदा इस टाइम का बहुत बड़ा हीरो बनेगा? और आपके हिसाब से फिल्म कैसे बनी? I'll be honest, मैंने उससे पहले दिल विल प्यारा के बाद दिल मांगे मोर बनाई थी, और दिल मांगे मोर शाहिद कपूर की दूसरी फिल्म थी. सो उसमें भी आई डोंट नो, आई हैव दिस लिटिल नैक ऑफ एक्चुअली सीइंग अ लिटिल पोटेंशियल इन पीपल, यू नो. जैसे मैंने अभी आदित्य रावल में, आई फील दैट ही इज द नेक्स्ट स्टार. ही मे नॉट बी द हैंडसम एक्शन पैक्ड स्टार, बट ही इज गॉट एन इंटेंसिटी दैट वेरी फ्यू पीपल कैन मैच. तो उस तरीके से. सो शाहिद के बाद मैंने सुजीत सेन, जिन्होंने सारांश, अर्थ, हम है राई, प्यार के, ये फिल्में लिखी थी, सुजीत सेन के साथ बैठ के हमने सोचा कि एक सो कॉल्ड, उन दिनों में ये वर्ड था, एरोटिक थ्रिलर बनाए, लिखें. सो सुजीत सेन ने ये लिखा कि एक रिच आदमी जो है, डीनो मोरिया जो था, उसकी एक ट्रॉफी वाइफ है उदिता गोस्वामी, और वो चाहता है कि किसी तरह से इस बीवी को रास्ते से हटाए, तो लीगल तरीके से, जायज़ तरीके से. तो वो हायर करता है एक फैशन फोटोग्राफर को, इमरान हाशमी को, और उससे कहता है कि मेरी बीवी से रोमांस कर लो और मुझे मौका मिलेगा ये कहने के लिए कि मेरी बीवी इज़ चीटिंग ऑन मी, सो आई टेक अ डिवोर्स. आसान सा कुछ सिचुएशन लग रहा था, लेकिन वो इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है बाद में कि क्यों फोटोग्राफर, फैशन फोटोग्राफर कहता है कि मैं तो अभी छोड़ूंगा ही नहीं तुम्हारी बीवी को और तुम्हारी जायदाद को, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा. सो वो पूरा डीनो के ऊपर आता है, और वो फिर कैसे इट बिकम्स अ मर्डर मिस्ट्री एंड ऑल दैट. तो इमरान के पास गया, मैंने कहा कि देखो आप 3/4 ऑफ द फिल्म में मर जाते हो, दिस इज द स्टोरी, और एंड जो है वो डीनो ले जाता है. एंड दैट बॉय वाज सो ब्रेव, ही सेड आई एम डूइंग इट. आजकल किसी भी एक्टर से बोलते नहीं, दिस इज अ लूजर्स रोल, मैं नहीं करूंगा, लेकिन उसने किया. गट्स था बंदे का, गट्स था उस बंदे में. दैट आई एडमायर इन दैट बॉय, वेरी सिंसियर, बहुत ही हार्ड वर्किंग था, और गाने भी ऐसे मिली उनको. और हिमेश और मेरा एक अच्छा सा एक, आई डोंट नो, एक संबंध बन गया था, दिल मांगे मोर, अक्सर, और फिर बाद में जब उन्होंने एक फिल्म बनाई एक्सपोजे, उसमें भी बहुत अच्छा म्यूजिक दिया उसने. समहाउ वी जेल वेरी वेल ऑन म्यूजिक. तो उसने अक्सर में भी बहुत अच्छा म्यूजिक दिया. इट वाज अ ग्रेट एल्बम, आई वुड से, नॉट जस्ट अ सॉन्ग और अ सुनिए, हाँ, सोनिए, लागी लागी लागी, झलक दिखला जा, बहुत 4-5 सॉलिड गाने थे, एंड इट वाज अ फुल एल्बम. सो इट वाज अ सुपर हिट एल्बम. बट नाउ द कैच ओवर देयर वाज अ लॉट ऑफ क्रिटिक्स टर्न्ड अगेंस्ट मी एंड सेड कि क्यों बनाया आपने एरोटिक थ्रिलर? आपने, यू मेड नाइस वार्म फिल्म्स लाइक दिल विल प्यार, दिल मांगे मोर, यहाँ जाने की क्या ज़रूरत थी? एंड इट केम विद अ वेंजेंस. वो बहुत ही डेरोगेटरी था, और बहुत ही ये था कि मुझे लगा कि मुझे नहीं करना चाहिए था ये फिल्म, यू नो, बिकॉज जो भी था उसमें दे फेल्ट लाइक दिस, नो, दिस इज़ नॉट व्हाट सिनेमा शुड बी ऑल अबाउट. हालांकि कुछ महीने बाद उन्हीं क्रिटिक्स ने मुझे उस फिल्म के बारे में डिस्कशन के लिए अपने चैनल्स पे बुलाया. कैसे? So this is the hypocrisy, you know, of the industry. नहीं, अक्सर was a very interesting, off the cuff, off the box, out of the box film. वो कैसे बनाई? अचानक अक्सर में उनको एक devious plot, हिचकॉकियन प्लॉट दिखा. ये ट्रांसफॉर्मेशन जो हमारे क्रिटिक्स भाई बहन जो हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन उनके अंदर कहाँ से आया? पहले तो आपकी बजा रहे थे बैठ के, वो अपने कन्वीनियंस से वो कहेंगे, उस वक्त उनको जो कहना है वो कहेंगे, बाद में उनको जो कहना है वो कहेंगे. दिल मांगे मोर जब रिलीज हुई थी, देयर वाज अ कैंपेन
by journalists to run down Shahid Kapoor. क्यों ऐसे? They did not want him. They thought he was this thing competitor to Shah Rukh Khan. Literally, it was written in some this thing. What does he think? Who does he think he is? Who does Ananth Mahadevan think he is? उसको तो टेलीविजन ही करना चाहिए, उसको फिल्में नहीं करनी चाहिए. और ये लोग सब हैं, अभी भी हैं. एक कास्टिंग डायरेक्टर बन गया है, वन इज अ मैनेजर ऑफ अ थिएटर, उस वक्त भी थिएटर का मैनेजर था. ये सब लोगों ने ट्रेड मैगजीन्स में लिखा टू राइट अस आउट. दिस इज द काइंड ऑफ कैंपेन आई हैव बीन फेसिंग. हालांकि मुझे उतना बुरा नहीं लगा क्योंकि दैट वाज नॉट द सिनेमा जो मैं करना चाहता था. वो सिनेमा मैं करना चाहता था जो सिनेमा पर मैंने अपने आप को एजुकेट किया था. और वो वक्त आएगा. फिर रेड अलर्ट और स्टेइंग अलाइव और सिंधुताई सबकाल, गौरहरी दास्तान, डॉक्टर रकमाबाई, रफ बुक, और इस सब में मेरा माई आपकी छाप है. या माई होल ट्रेंड चेंज्ड. और मैंने सबको कहा भी कि मैं उस सिनेमा में अभी वापस नहीं जाऊँगा. वो मैंने छोड़ दिया है. और अगर आप मुझे कहोगे कि अक्सर बहुत अच्छी फिल्म थी, मैं अब कहूँगा कि नहीं, अच्छी फिल्म नहीं थी. जब एक्सपोजे मैंने बनाया था, हिमेश ने कहा था कि बना लो. मैंने सिर्फ इसीलिए बनाया क्योंकि इट वॉज अ ट्रिब्यूट टू द सिनेमा ऑफ द 60s. उस वक्त जो स्टार्स थे, देव साहब, राजकुमार, धर्मेंद्र जी या राजेंद्र कुमार, सब ने अपने इमेज को बहुत सीरियसली लिया था. इवन इन रियल लाइफ वो स्टार्स थे. हाँ, मुझे याद है. बोले माने देव साहब तो रियल लाइफ में भी यही करते थे. राजकुमार तो ऐसे चलते भी थे, ऐसे So मैंने ऐसे करते थे वो रियल लाइफ में. जी बिल्कुल. और मैंने सोचा कि इस ट्रेट को हम थोड़ा सा एक्सप्लॉइट करें. और हिमेश में वो एटीट्यूड था इन रियल लाइफ में. तो मैंने कहा कि अगर आप राजकुमार करोगे, इफ़ वी डू अ रिवाइज्ड वर्जन ऑफ राजकुमार, दिस माइट वर्क. हमने मिचेल कैमरा राज RK स्टूडियोज से मंगवाया. वो पूरा जो एटमॉस्फेयर है 60s का बनाया, सिंगल स्क्रीन, ये वो सब कुछ वहाँ तक बहुत फैसिनेटिंग था. बट जब एक दिन नसीर साहब ने मुझसे आके कहा कि अनंत, मैंने तुम्हारी फिल्म देखी, मज़ा आ गया, तो मुझे लगा कि वो गौरहरी दास्तान के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि दैट वाज द फिल्म आई वाज प्राउड अबाउट दोस डेज. सर आपने कहाँ देखी? अभी रिलीज़ हो रही है. रिलीज़ नहीं, तुमने बनाया ना हिमेश के साथ. एक्सपोजे उनको पसंद आई. तो मैंने कहा कि आपको कोई और नहीं मिला आज सुबह से? मुझसे मजाक कर रहे हैं आप? नहीं, आई रियली एंजॉयड दैट फिल्म. बहुत ही स्टाइलिश बनाया था. सो पीपल एक्चुअली लाइक्ड द फिल्म, जो मेरे लिए बहुत डरावना था कि इन द सेंस दैट दिस इज नॉट द सिनेमा आई वांटेड. ओके, इट इज़ पॉपुलर सिनेमा. कुछ लोगों ने ये भी आके कहा, अरे आप एक साइड पे सिंधुताई सबकाल बनाते हो और एक साइड पे एक्सपोजे बनाते हो, आपकी वर्सिटैलिटी कमाल है. I didn't find that a compliment, frankly, because that was not the cinema I wanted to go in. I just did it because Himesh was a friend and he's always stood by me, and I wanted to stand by him, and he was trying to, I thought I can help him to make a good film, and it turned out to be his life's best performance also. So मेरे पास एक पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे. मैं एक तो पहले कहना चाहता हूँ, आई रियली लाइक हिमेश. ऑन कैमरा कह रहा हूँ, एज अ म्यूजिशियन एंड एज अ पर्सन ऑल्सो. मेरा बहुत दिल अटैच्ड हिमेश का. मेरा दोस्त भी अच्छा है. बट हिमेश का सब जानते हैं, ही वॉजंट रिसीविंग द बेस्ट फीडबैक एज एन एक्टर, एंड दैट्स अ नोन फैक्ट. और वो खुद बड़े प्यार से मुझे भी कहते कि सिद्धार्थ, म्यूजिशियन तो मैं बहुत अच्छा हूँ. हालांकि हम लोग मिले थे कुछ हफ्ते पहले, हम लोग बहुत लंबा डिस्कशन कर रहे थे. उन्होंने कहा, मैं जानता हूँ कि लोग कहते हैं मैं बड़ा अच्छा म्यूजिक डायरेक्टर हूँ, परफॉर्मर हूँ, आज तक मुझे वो प्यार नहीं मिला फॉर एन एक्टर. क्या आपने सच्चे दिल से एक्सपोजे किया क्योंकि आप पैसे की वजह से, क्योंकि आपको मालूम है यहाँ पे एक ऐसा परफॉर्मर है जिसको एक्टिंग के बारे में लोग कहते नहीं आती? नहीं, पैसे उतने अच्छे नहीं थे कि मैं आज चलो मैंने पैसे के लिए किया. वैसे इट वाज ओके, बट आई थॉट कि लेट मी वर्क विद दिस बॉय हु इज सो एंथुजियास्टिक कि वर्कशॉप्स करने के लिए रेडी है, सीखने के लिए रेडी है, तो मैं थोड़ा सा इम्पार्ट करूँ. एंड द बॉय रियली वर्कड हार्ड. उन्हें पूरी मेहनत की. और जो आप देख रहे हो, इट इज़ अ पार्ट ऑफ हिज हार्ड वर्क. एंड इट इज़ some of the dialogues were very corny and very sleazy, and I didn't like it at all. अगर वो सब काट के अगर आप उसको सिर्फ वो राजकुमार वाला वो कॉन्सेंट्रेट करता ना, तो शायद ये बेटर, you would have got a better feedback. And for what he had to do, he was efficient enough, I would say. There was no need to criticize him. It was not bad. It was not like some of his other films where he did not get positive feedback. इसमें उसको बहुत positive feedback मिला. And I appreciate his hard work. My boy really works. नहीं, मैं मानता हूँ यार. Yeah. So I think, but when he came with the sequel and all that, then I,
requested him not, because मैंने कहा उसके बाद मैंने कहा ये कर लिया मैंने, we got away with it, but not anymore, you know. I want to come back to you on that story जो आपने कहा था. Wow, दिल मांगे मोर, शाहिद कपूर, आयशा ताकिया, ट्यूलिप जोशी, स्वाली खान. आपने कहा press was running down Shahid Kapoor because of Shah Rukh Khan. Not because of Shah Rukh Khan, but in a way they were indirectly वो hint कर रहे थे कि ये कोई नया हीरो, acceptable हीरो नहीं है, और somewhere there was some kind of maligning campaign against him, slander campaign against him, और उसमें मैं भी फंस गया था. नहीं, पर ये आपने शाहरुख खान का नाम मेंशन किया था. What was some article mentioned. Tell me that please. कि they compared him. They said is he trying to compare himself to Shahrukh Khan, ऐसा कुछ था. So मुझे लगा कि ये कुछ, you know, normally जो film circles में होता है कि one hero comes, there's a campaign from another, but it's definitely not Shahrukh, because I know Shahrukh very well. I've worked with Shahrukh. I've done उनके जो सॉफ्टवेयर कंपनी की पहला सीरीज था, घर की बात है, वो मैंने किया. So Shahrukh would never do a thing like that, and he is not insecure. He knows he is the best and he is never insecure. You know, so उसने नहीं किया होगा, but ये जो मीडिया वाले हैं, they try to create some mischief. क्या आपको लगता है कि उस वक्त शाहिद को अंदर ही अंदर लग रहा था कि वो नेक्स्ट शाहरुख खान बनेगा? सर ऑनेस्टली बताइए. I don't think so. He didn't want to become another Shahrukh Khan or something. He was very influenced by his father. He wanted to become an actor like his father. जो father जिस तरीके से the respect and the dignity with which his father was, I think he was, you know, उस line पे चल रहे थे वो. So I did see a Shahrukh in him, and he was a fabulous dancer. वो कोई रोक नहीं सकता है उसको. He was such a natural dancer कि there was no match for him. So maybe a competition, somebody felt there was strong competition. I don't know who felt it or who made the media write it, but it was very maligning. क्या आपको लगता है कि शायद भी इन्फ्लुएंस थे शाहरुख खान से, तो थोड़े उनके मैनरिज्म शाहरुख खान को मैच करते थे या सिमिलर थे? आपको लगता था ये? नहीं, ये हर एक्टर के बारे में कहा जाता है. जब दिल विल प्यार व्यार में माधवन के बारे में कहा गया, इट वॉज रिटन कि इज कॉपिंग शाहरुख खान. तो वो हर एक्टर के बारे में आई थिंक द मीडिया लव्स टू राइट कि ये शाहरुख खान है. जैसे शाहरुख साहब और अमिताभ साहब जब आए थे, देवर दिलीप कुमार. अब हो गया तो ये इनका टर्न आया. सो एवरीबडी इज कॉपिंग एवरीबडी or being influenced by somebody, and the media gets wind of it or they smells it out and then they overdo it. That is the problem. जब मीडिया शाहिद को रन डाउन कर रही थी, especially in the शाहरुख खान scenario, did you feel कि शाहिद का भी जो कॉन्फिडेंस था वो टूट रहा था उस वक्त, क्योंकि उस वक्त वो बहुत यंग थे? Yeah, he must have felt it. उसने ओपनली तो डिस्कस नहीं किया, बट हर आदमी को, I mean they're all human and they're starting off, तो लगा तो होगा कि वह जानबूझ के क्यों लोग ये कर रहे हैं. हेल्दी क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज वेलकम, बट जानबूझ के क्यों? और वो कहानी भी एक, यू नो, इट वाज अ काइंड ऑफ अ डेट फिल्म दैट हैड नेवर बीन अटेम्प्टेड बिफोर. कहीं ना कहीं दिल विल प्यार व्यार या दिल मांगे मोर में एक सेंसिबिलिटी मैं लेके आना चाहता था, जो बाद में मेरी फिल्मों में बहुत स्ट्रांगली आया था, कि व्हाट इज रिलेशनशिप्स ऑल अबाउट. हम हमारे फर्स्ट लव से कभी शादी नहीं करते. इट्स ऑलवेज सम सेकेंड और थर्ड पर्सन. और दिल मांगे मोर वही था कि ही डजंट गेट मैरिड टू सोहा अली खान हु इज हिज फर्स्ट लव. ऑन द rebound he gets attracted to ट्यूलिप, but then finally ends up with आयशा. You know, so life में यही होता है कि यार लड़की कोई और होती है और लव कोई और होती है. So that is what I wanted to bring out, and that's very funny in real life. So that was the comedy in that. So कहीं ना कहीं हम लोग कुछ डिफरेंट अटेम्प्ट कर रहे थे, और लेकिन लोग वो अप्रिशिएट करने के लिए तैयार नहीं थे. लोगों को हमेशा लगता था कि भैया ये कौन है, भैया ये तो जर्नलिस्ट आदमी है, ये तो फिल्म क्रिटिक था, ये तो एडवर्टाइजिंग में था, ये कहाँ से आ गया हमारे साथ compete करने के लिए, या ये एक्टर था, ये तो ये क्यों अभी हीरो बनेगा, इसको हीरो बनने से अभी रोको. Nip them all in the bud. There is this very huge professional envy जो बगैर कोई रीजंस नहीं है.
अब जो जिन 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 लोगों ने वो लिखा था वो सब अभी कुछ कास्टिंग डायरेक्टर्स बन गए, कुछ ये बन गए, सब मेरे पास आते हैं कि हमारी फिल्मों में कास्टिंग हम देंगे आपको, हम करेंगे। आपसे काम मांगते हैं। कहाँ मांगते हैं। सो लाइफ हिट्स बैक एंड हिट्स बैक वेरी बैड। ऑफ कोर्स कर्मा ऑलवेज कम्स बैक। लेकिन मैं कभी उनको ये नहीं कहता हूँ कि आपने ऐसा किया था मेरे साथ, उनको तो पता भी नहीं है कि मुझे याद है कि उन्होंने क्या किया। एक और सवाल, शायद और मैं एक ही कॉलेज में थे, we used to hang out a lot together in college. Obviously professionally भी मैं और शायद बहुत मिलते हैं for interviews, during events. एक चीज था उस वक्त कि शायद घमंडी हो गया था। There was a school of thought at that time कि वो सक्सेस हैंडल नहीं कर पा रहा था। He became a little arrogant. Was that true? At that time? No, he wasn't arrogant at all. In fact, अब भी जब Scam रिलीज हुई, Scam 1992, he was one of the first persons to call me up and say कि आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जनरल अपना चेयरमैन का बहुत अच्छा रोल था। आई मीन अगर वो था तो उसको कोई ज़रूरत नहीं है ये सब करने के लिए। I mean, today he is a multi-millionaire and he has the best things in life. He's not arrogant, but उसका ये था कि he was थोड़ा सा ओवर कॉशियस था कि यार मैं सही मूव्स करूं, ये फिल्में क्यों नहीं चली, अभी मैं नेक्स्ट फिल्म करूं तो बहुत ही केयरफुली सेलेक्ट करूं। तो वो ओवर कॉशियसनेस में लोगों को लगता है कि भैया ये अपने आप को डिस्टेंस कर रहा है। आई डोंट थिंक शाहिद कभी एरोगेंट था। नो, ही इज स्टिल द स्वीट वार्म पर्सन। आपने बाजीगर किया था शाहरुख खान के साथ। You've done Yes Boss with Shahrukh Khan. I did Badshah with him. Yes. Shahrukh Khan's experience with Ananth Mahadevan or your experience with him. सबसे पहले मैंने सर्कस किया था उसके साथ, which was the series अजीज मिर्जाज. Of course. Also he was strapping young fellow, you could see उसके अंदर कुछ high voltage energy bubble हो रहा था। और in many ways, in every word, different words he used to tell me, मैं सिनेमा के लिए पैदा हो गया हूँ। और without saying it कि I will be the best। और कभी बाद में मुझे पता लगा कि बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहा था अपने अंदर। आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, एरोगेंस की वजह से नहीं कह रहा था। सर, आई वांट टू कम इन दिस। आई हैव टू टेल यू, बहुत से लोग शाहरुख को कहते थे एरोगेंट है। आई लव शाहरुख खान। In fact, my 30 years of doing interviews, he's number one on my list. आप मानोगे नहीं, 2-3 दिन पहले मैं किसी को यही कह रहा था। आज के जमाने में सब लोग बात कर रहे हैं मैनिफेस्टेशन। शाहरुख खान अंडरस्टूड दैट 30 years back. Yes. अगर आप खुद को आई एम द बेस्ट नहीं कहोगे तो दुनिया को कैसे फेस करोगे? तो वो मैनिफेस्ट कर रहा था उस वक्त, और बार बार एक ही चीज़ अपने आप को कहना और दूसरों को कहना, आई मीन सो ऑब्वियस दैट पीपल विल मिसअंडरस्टैंड यू। लेकिन वो दूसरी रीज़न से कर रहा था, दूसरी वजह से कर रहा था, क्योंकि ही वांटेड टू सॉर्ट ऑफ गेट हिमसेल्फ अप टू दैट लेवल। और वो बाद में जाके लोगों को पता लगा। एंड इवन हेमा जी, एक बार वी वर वर्किंग टुगेदर इन नुपुर द सीरीज, तो हेमा जी ने कहा कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ शाहरुख खान। उस वक्त फौजी में काम कर रहा था शाहरुख। आई सेड ही देयर सम द एनर्जी उसके अंदर जो है वो कमाल है। आप क्यों पूछ रही हैं? नहीं, आना एंड अपना ईशा, दे लाइक हिम वेरी मच। और वो इतने छोटे थे। इमेजिन। सो शी सेड आई वांट टू कास्ट हिम इन, मैं एक फिल्म बना रही हूँ दिल आशना एंड आई वांट टू कास्ट हिम, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू। I said the energy is tremendous. That's what I see in him. So I think he'll go a long way, kind of thing. So we used to discuss Shahrukh even before he became the Shahrukh Khan. क्योंकि बाजीगर में जब हमने काम किया या बादशाह में काम किया, तो those are the formative years, and then he became very, very big. So I was fortunate to see him from those days. फिर जब उन्होंने मुझे बुलाया अपने सॉफ्टवेयर कंपनी के फर्स्ट सीरीज डायरेक्ट करने के लिए, देन आई थिंक द होल camaraderie and the relationship only bonded more. So वो सर्कस के शाहरुख खान में और बाद के शाहरुख खान में क्या फर्क था? जमीन आसमान का फर्क है। He suddenly became tech savvy. उस समय नहीं थे क्या? उस समय नहीं था, बट ड्यूरिंग टाइम वो बादशाह यूज्ड टू गो इनटू हिज, थोड़ी सी भी फ्री टाइम मिलता था तो यूज्ड टू गो इनटू हिज वैनिटी, एंड देन व्हेन आई वेंट इन एंड आई सॉ इट वाज ऑल इंटरनेट एंड दिस एंड दैट एंड एवरीथिंग, सो ही वाज लाइक ग्रोइंग अप ऑन द इंटरनेट इन दोज डेज। एंड ऑफ कोर्स आफ्टर दैट his company grew and his family grew, and then so many things happened and everything changes over
योर पीरियड ऑफ टाइम, एक मैच्योरिटी भी आ जाता है, एक सेंसिबिलिटीज़ अलग हो जाते हैं. सो आई थिंक, और जिस तरीके से वो कभी कभी इंटरव्यूज़ में या सेशंस में बात करते हैं, लॉट ऑफ सेंस. फिल्म्स लाइक जो बहुत बड़े थे बॉक्स ऑफिस पे, अकेले हम अकेले तुम, ऑफ कोर्स यस बॉस, इश्क प्यार तो होना ही था, बादशाह, कुछ फिल्में इनमें से वो पैसे की वजह से किए थे या फिर आप कैरेक्टर्स में बिलीव करते थे? नहीं नहीं, मुझे एक्टिंग रोल्स चाहिए थे. आई वॉन्टेड टू बी बिजी. सो पैसा हमेशा मेरे लिए सेकंड प्रायोरिटी था, ऑलवेज. बट दे वर बिग फिल्म मेकर्स. अजय देवगन हो या प्रकाश झा हो, ऑल दीज पीपल. अजय देवगन के साथ भी 2-3 फिल्में की है मैंने. सो बिग फिल्म मेकर्स यूज्ड टू कॉल मी, विच आई थॉट was giving me the respect and the dignity which I never thought people would give me. शुरुआत में कि when people didn't believe I was an actor. So I wanted to respect, I wanted to return that respect. So all these films, they were not major parts in प्यार तो होना ही था was just one scene, but still I wanted to work with Anees Bazmi और अजय देवगन और काजोल, you know. So, उस तरीके से I became part of the big film industry where I was there in almost, you know, all these big films. So पैसे always secondary. I never said कि अगर ये पैसे मिलेंगे तो मैं करूँगा या ये मिल रहा है इसीलिए मैं कर रहा हूँ. They were all nice to me, you know, the producers like Ratan Jain and all, they literally godfathered me in the industry. I mean, 3 फिल्में दी है, खिलाड़ी, बाजीगर, बादशाह. I would say Venus, Ratan Jain was, and Abbas Mastan were literally the godfathers for me. They cradled me in the industry. So, you know, it's good to receive that kind of love. है ना, खिलाड़ी में तो आप एक नेगेटिव रोल निभा रहे थे, है ना, एंड ऑब्वियसली बड़ा सटल तरीके से आपने उसको प्ले किया था. वैसे आपकी एक्टिंग भी वैसे ही नेचुरल है, सटल है. यू वांट टू रीलिव दोज मोमेंट्स ऑफ खिलाड़ी? ये क्रेडिट टोटली अब्बास मस्तान का है. उसमें प्रेम चोपड़ा साहब थे, शक्ति कपूर था, और भी 2-3 विलन्स थे, और देयर वाज नो रीज़न. मतलब लॉजिक आप देखोगे तो अनंत महादेवन को नहीं कास्ट करेगा कोई विद दिस फेस कि किलर है करके, कि लोग हंसेंगे. यू नो, हाउ विल पीपल बिलीव ही इज़ अ किलर? सो द फुल क्रेडिट गोज टू अब्बास मस्तान कि उन्होंने देखा मुझे कि यार ये कोरा कागज़ है, इसके ऊपर हम ये किलर का स्केच बनाएंगे. बट उस वक्त प्रीमियर के बाद जो अभी भी याद है, प्रेम चोपड़ा साहब आए मेरे पास और बोलते, पर खुरदार क्यों हमारे पेट पे लात मार रहे हो? मैंने कहा मैं विलन नहीं कर रहा हूँ नेक्स्ट 2-3 फिल्मों में, मैं एक ही बार कर रहा हूँ. मैं यहाँ कोई विलन का ये करियर बनाने नहीं आया हूँ सर, और आप ऐसे बात मत कीजिए. यू आर अ लेजेंड योरसेल्फ, सो डोंट टेल. आई डोंट नो मजाक में कहा या वाकई इसमें कहा, आई डोंट नो, बट अब्बास मस्तान साहब अचीव्ड दैट. और आज भी, आई मीन, यू सी द, लोग कहते हैं कि पब्लिक मेमोरी इज शॉर्ट. They have disproved it. The public has disproved it. Everywhere I go, they say, अरे उस दिन भी खिलाड़ी देखा क्या आपका, वो खिड़की से आना, हम लोग तो ये हो गए थे, वो हो गए. People remember. मेरे टीम से शाहरुख है, वो मुझे कल 4 बजे रात को फ़ोन किया और वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा था. फिर 4 बजे रात को उसने मुझे फ़ोन किया. मैंने कहा भाई क्या हो गया? तो बोला कि नहीं, आप ये खिलाड़ी वाला सवाल आनंद जी से ज़रूर पूछना. मैंने 4 बजे रात को मैंने कहा कि आई डू ऑल द स्टंट्स इन खिलाड़ी. वो जो पूरा वो स्टॉकिंग है आयशा जुल्का का लास्ट में, वो दरवाजे का तोड़ना, ये करना, वो करना, सिर्फ वो जो कांच तोड़ के गिरना, वो कांच तोड़ना यू हैव टू गेट अ स्टंट मैन टू डू. वो गिरना जो है रूफ पे, मैं जाके गिरूंगा, वो तोड़ने का. सो आई इवन वांटेड टू डू द स्टंट्स इन खिलाड़ी विच दे अलाउड मी टू डू. सो एक तरीके से इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. एंड उस वक्त अक्षय कुमार वॉज नॉट अक्षय कुमार, एंड हम लोग सब सोचते थे यार ये चल जाए ये फिल्म तो मज़ा आ जाए ना. बट उसमें गाने भी इतने अच्छे थे, जतिन ललित के गाने इतने अच्छे थे, द कैंपस रोमांस वाज सो फनी, एंड ऑफ कोर्स द मिस्ट्री, जो सस्पेंस था, सब कुछ से चीज़ें हैं ना कि हर चीज़ when it all falls together it makes a complete this thing, no? और खिलाड़ी was one of those kind of films. I want to get back to दिल मांगे मोर. आयशा ताकिया, बहुत पोटेंशियल था उनमें. She was looked at this very cute, relatable girl next door. सलमान के साथ भी काम किया था बाद में और फिर डिसअपियर कर गई. Do you think उनका एक बर्नआउट हुआ था क्योंकि बहुत अर्ली उम्र में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था, डिज्नी विज्नी में एंकर करती थी,
She had a potential to be a superstar. What went wrong? मुझे एग्जैक्टली पता नहीं क्या हुआ, व्हाट वेंट रॉन्ग. सारी बड़ी फिल्में थी उनके पास और अच्छी फिल्में थी, अच्छे रोल्स थे. एंड वी डिड मोड ऑल्सो आफ्टर दैट विथ नागेश कुकरू, विच जिसमें वो मेन रोल प्ले किया उन्होंने. बट समवेयर आई थिंक आफ्टर अ वाइल के मे बी सही फिल्में नहीं मिली या उस तरीके के रोल्स नहीं मिले जो वो चाहती थी. It must be something totally personal, because career wise I would not say anything went wrong. She was a very good actor, very natural actor, and जो हिंदी फिल्मों में जो एक ग्लैमर और एक स्टाइल होना है वो भी था उसमें. एंड शी वॉज अ वेरी सीरियस एक्टर ऑल्सो. उन्होंने सोचा नहीं था और मोड में बहुत अच्छा काम किया था. सो आई रियली कांट प्लेस अ फिंगर कि कुछ लोगों के साथ ही क्यों होता है कि बहुत प्रॉमिसिंगली शुरू होते हैं. नॉट जस्ट विद आयशा टाकिया, बहुत सारे एक्टर्स के. कौन एक्टर्स है जिसको आपको लगा उनका पोटेंशियल बहुत था पर टैप नहीं कर पाए उस लेवल तक? आई कैन एक्चुअली इस वक्त जहन में नहीं आ रहा है, बट लॉट ऑफ पीपल बर्नट आउट आफ्टर वेरी गुड स्टार्ट्स, यू नो, whether they're heroes or heroines. कि यार ये इनका like नवीन निश्चल साहब, I mean he started out so brilliantly in Sawan Bhado and all that. Here was a gold medalist, Vijay Arora. All these people had the potential to make it very, very big, but they went up to a point and then somewhere the plateau started. So वो समझ में नहीं आता कि is it the system जो अच्छे अच्छे actors को दबा देता है या something else, या the way we are not letting certain things bloom the natural way. कुछ लोगों ने उसको ओवरकम करके किया भी है. I mean, the biggest example is Bachchan Saab, who went with 13 non-successes to being the topmost thing, again coming down, in the graph and then going up and not looking back ever after. So, some people have the energy to fight that, but some people may not have that energy to. So maybe उनके साथ ये होता है. स्कैम 1992, आरबीआई गवर्नर जो एक्सपोज करते हैं हर्षद मेहता को. वाओ, इतने साल बाद ओटीटी पे आना. एंड स्पेशली हैट्स ऑफ टू हंसल मेहता कि उन्होंने एक एटलीस्ट हिंदी सिनारियो में एक अनएक्सपोज्ड फेस को सामने लाए. ही कुड हैव टेकन अ बिग स्टार टू कम ऑन स्कैम. ही डिडंट डू दैट एंड ही हैड ग्रेट एवरी कैरेक्टर निखर के आया था. नहीं, उसमें तो सब्जेक्ट से लेके एक्टर्स तक इट वाज ऑल स्कूल. एक फाइनेंशियल सब्जेक्ट जो इतना ड्राई सब्जेक्ट है, ऑफ स्टॉक मार्केट. And it was proved after he made the series कि two big international platforms rejected it. और जब फिर सोनी में गया and it made Sony live, the channel it was, कुछ बहुत सारे लोगों की नौकरी भी चली गई. So you can see it was a killer. जिन लोगों ने रिजेक्ट किया उनकी नौकरियां चली गई. So it was a killer of a series in many ways. Hansal Saab, see, he always had it in him. He is the guy who's hungry to, do subjects that are challenging. और I think scam में उन्होंने वो potential देखा, and I must give, applaud his foresight कि लोगों को नजर नहीं आया लेकिन उस आदमी को नजर आया. और फिर एक प्रतीक गांधी को लेके हर्षद मेहता बनाना, वो बिल्कुल हर्षद मेहता नहीं लग रहे थे, और फिर उस आदमी को अपने आप को हर्षद मेहता में ट्रांसफर करके, बिकॉज इज अ मार्वलस एक्टर, इज सच अ मर्क्यूरियल एक्टर प्रतीक गांधी, और वो पोटेंशियल हंसल मेहता ने देखा. सो आई थिंक दैट इट थ्रू अप अ लॉट ऑफ डिस्कवरीज, और बहुत सारे लेसन्स भी सिखाए बहुत सारे लोगों को कि डोंट मिसजज और डोंट अंडर एस्टिमेट सब्जेक्ट्स एंड पीपल. यू कैन बी सो रॉन्ग. आनंद सर, आपने मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी टू ट्रस्ट यू विद 45 years, or trust me with your 45 years in the Hindi film industry, in the entertainment business, which is across theater, television, films. I just want to tell you कि इतने साल बाद भी आप इतने relevant है. That clearly shows कि आपको प्यार है अपने क्राफ्ट, अपने आर्ट से, and you're at it all the time. And only people who are honest to what they do can survive for such a long time. No wonder you're a national award winning filmmaker. But most importantly,
आपने अपनी गलतियों से सीखा हुआ है. You've also made an Aksar. You've also made a सिंधुताई फिल्म. नहीं, सबसे बड़ी गलती तो विक्टोरिया 203 और गलती मैं क्यों बताता हूँ. जब कमल सदाना मेरे पास आया, उन्होंने कहा कि विक्टोरिया 203 का रीमेक बनाना है, और उस वक्त भी नसीर साहब कहीं फिल्म सिटी में मिला, यार रीमेकिंग विक्टोरिया 203 फैंटास्टिक यार, और क्या चाहिए. सोनिया मेहरा थी जो विनोद Yes, मेहरा Vinod जी की Mehra's बेटी daughter, थी. हाँ. So everybody encouraged me because it was a cult crime comedy of the 80s. लेकिन एक प्रॉब्लम उसमें ये था कि इंटरवल के बाद there was no Victoria 203. Victoria disappeared. You see the original. वो सब it went into a crime drama. So I told Kamal कि यार जो टाइटल है विक्टोरिया 203 वही नहीं है पिक्चर में after the interval. So we must get the Victoria back. And we'll write that into the story, and we'll, if you're doing a revamp, let's do it properly. Let's not do a bland remake. So we did that. अब प्रॉब्लम ये हो गया लोगों को कि they are saying no, this is not a remake of Victoria 203. इसमें तो सेकेंड हाफ तो बिल्कुल डिफरेंट है, तो है ही नहीं वो पिक्चर. हाउ कैन यू क्लेम इट्स दैट फिल्म. ऑन द अदर हैंड, इफ आई मेड इट जस्ट एज दे वुड हैव सेड कि यार ये तो उसका रीमेक है, वही है, कुछ नया है ही नहीं इसमें. इधर भी बजाओ उधर भी बजाओ. It was such a catch-22 situation. Today, I swear, and I have sworn by a lot of people who have approached me also, I will never do a remake. It was the biggest mistake of my life. I will never make a film that has been made by somebody else. That film has been made, it's over. So that was the biggest lesson I learnt in my life. Because whatever you do with a remake, you will always be in a troublesome situation. दो लाइफ लेसन्स आपके क्या हैं? दो लाइफ लेसन्स ये हैं कि जैसे आपने वो वर्ड यूज़ किया ऑनेस्टी, जो ईमानदारी है, आई हैव होन्ड दैट एंड आई बिकम अ बिगर बिलीफ ऑफ ऑनेस्टी, इवन एट द कॉस्ट ऑफ लूजिंग आउट ऑन थिंग्स. बहुत नुकसान होता है अगर आप सच्चे दिल से ईमानदार हो के आप सिंसियरली काम करते हो. यू मेक अ लॉट ऑफ एनिमीज एंड बहुत नुकसान होता है. कोई बात नहीं, आई एम हैप्पी द वे आई एम. मैंने सिर्फ ये तय किया है लाइफ में कि आई विल लिव लाइफ ऑन 2 or 3 टर्म्स ऑफ माइंड. एक ये कि आई विल ऑलवेज बी ऑनेस्ट. दूसरा, आई विल ऑलवेज बी फॉलो माई पैशन. ये पैशन जो है, दिस इज वॉट कीप्स मी गोइंग. एंड थर्डली एक चीज़ है, देर आर सर्टन थिंग्स विच आई हैव, टर्म्स में मैं जीता हूँ. आई हैव नेवर डन इट इन माई लाइफ. देर इज नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग, नो नॉन वेज, एंड आई एम वेरी फैनेटिकल अबाउट इट. अगर आप मुझसे पूछेगा आर यू फैनेटिक अबाउट समथिंग, येस, दीज 3 things आई एम. सो देर आर कुछ चीज़ें जो टर्म्स पे मैं जीता हूँ वो बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता है. बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास, ले लो ना हमारा स्टूडियो, रेकमेंड करो ना पोस्ट प्रोडक्शन के लिए, वील गिव यू, व्हाट इज़ योर कट. आई सेड व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट. एंड दे फील दैट मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ और बाद में मैं ले लूँगा. Till today in the industry, no one can point a finger at me and say that this man has ever been given a commission or a cut for any department, although I know every department takes it. I will not work on those terms. I am, what you see is what you get. मुझे accept करना है तो करो, otherwise I have no complaints. I'm very peaceful with myself and my God. Thank you so much. May you always be peaceful like this, sir. And may you also keep doing work that makes you and make all of us proud. अपनी गलतियाँ की, अपनी सक्सेसेस भी पाए. But like I said, your honesty is your biggest virtue. 45 years of Ananth Mahadevan. Thank you so much. Thank you.